नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रिवीजन ग्रुप थ्योरी का। देखिए, ग्रुप थ्योरी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मैथमेटिक्स का नाम सुनेगा, जिसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं, या हिंदी में बोलें तो इसे अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं। तो ये जो अमूर्त बीजगणित है, जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जो मॉडर्न अलजेब्रा है, इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी का एक ग्रुप नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके ऊपर फिर हम उस की जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, उसके जो परगुण हैं, उसकी जो खास चीज़ें हैं, उनका ऊपर जैसे अध्ययन करते जाते हैं तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। बहुत कुछ निकल के भी आता है, संभावना भी रहती है कि इसके ऊपर और अच्छा काम किया जा सकता है और इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पर कुछ और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो फिर हम नए टॉपिक पे चढ़ते हैं। ग्रुप के बाद में अगला हमारा कंसेप्ट आता है रिंग का। फिर हम रिंग को डेवलप करते हैं। रिंग में फिर हम जब उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, तो हम फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो रिंग से, ग्रुप से शुरुआत हुई, रिंग तक पहुंची, फील्ड तक गए, फिर हमने एक वेक्टर स्पेस को डेवलप किया, उससे पूरी की पूरी लीनियर अलजेब्रा तैयार हो गई। इस तरीके से ये जो है, यहाँ हमने आपको बांध देते हैं, एक बार अपने आप को पहले बांध देते हैं कि भैया ग्रुप, रिंग, फील्ड, ये सब जो आप पढ़ेंगे, इस सब को हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलेंगे। तो मॉडर्न अलजेब्रा का मतलब ही यही है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मतलब यही है, अमूर्त बीजगणित का मतलब यही है कि आप ग्रुप पढ़ेंगे, आप रिंग पढ़ेंगे, वलय पढ़ेंगे और आप फील्ड पढ़ेंगे, मतलब क्षेत्र पढ़ेंगे। इन तीनों को मिला के आपकी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तैयार होती है। अब आपका सिलेबस क्या है, आपका कोर्स क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कितने हिस्से को कवर करता है, ये उसका तय करना बाकी है। ठीक है ना, वो सिलेबस तय करता है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में खाली ग्रुप रखते हैं, केवल ग्रुप रखते हैं। जैसे आप बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में आपका नॉर्मल सिर्फ ग्रुप होता है, सिर्फ ग्रुप होता है, और ग्रुप भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ इसके अंदर खोजा जा चुका है, बहुत कुछ इसके अंदर जाना जा चुका है। तो एक सिर्फ बीएससी के एक साल में, एक किताब में इसको कवर करना संभव भी नहीं है। तो एक हिस्सा जो है वो नॉर्मली आप देखते होंगे कि आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक है वहाँ पे कवर होता है, और बाकी हिस्सा जो है वो आपका पीजी में कवर होता है। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ कि ग्रुप थ्योरी का जो ग्रेजुएशन पार्ट है, ग्रुप थ्योरी का जो ग्रेजुएशन पार्ट है, तो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो ग्रेजुएशन पार्ट है, जो आपके ग्रेजुएशन में जितना भी ग्रुप थ्योरी आती है, उसको मैं आज रिवाइज करने वाला हूं। ये कंप्लीट लेक्चर जो होगा, ये लेक्चर अब तभी बंद होगा, तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है बहुत लंबा लेक्चर चला जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रुप थ्योरी में बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ। अभी मैं आपको पहले अंडरलाइन कर देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिविजन जो होगा वो कंप्लीट होगा। लंबा लेक्चर जाएगा, कोई बात नहीं, लंबा जाए, एक ही लेक्चर में सारा निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम एक ही लेक्चर में सारे के सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भरपूर आनंद लीजिएगा। लंबा लेक्चर है, लेकिन विश्वास करिए, ये लेक्चर देखने के बाद आपका ग्रेजुएशन का जितना भी पार्ट है, जितना भी ग्रेजुएशन की ग्रुप थ्योरी है, वो सारी की सारी रिवाइज हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। और अगर कुछ छूटा हुआ है आपका, तो वो ये देखने के बाद नहीं छूटेगा, वो भी कवर हो जाएगा। तो सब कुछ हम जो भी ग्रुप थ्योरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, वो सारी की सारी कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं पहले कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। लिस्ट आउट करता हूं। सबसे पहले हम नंबर 1 जो हम कवर करने वाले हैं वो ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड, कि भैया ग्रुपॉइड क्या होता है। सबसे पहले ग्रुपॉइड को कवर करेंगे। जैसे ग्रुपॉइड का अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कई चीज़ें निकल के आएगी। ग्रुपॉइड में से आगे अध्ययन करने पे हमारे पास कई चीज़ें आती है, जिसमें आता है सेमी ग्रुप, हिंदी में सामी ग्रुप कह सकते हैं। उसके बाद होता है मोनोइड। वैसे इनकी हिंदी में ज़्यादा नाम प्रभावी नहीं है, मोनोइड, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में इनके नाम वही है। उनको हिंदी में लिख देते हैं तो वो मोनोइड है, तो मोनोइड को मोनोइड लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए। उसके बाद आता है आपका ग्रुप, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। ग्रुप में भी हम 2 प्रकार के ग्रुप रहेंगे। अबेलियन मतलब क्रम विनिमय ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, और नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप। ये हमारा टोटल हिस्सा है शुरुआती, प्रारंभिक में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी परिभाषा ग्रुपॉइड से शुरू होगी, हम सेमी ग्रुप से होते हुए जाएंगे, फिर मोनोइड से होते हुए जाएंगे, फिर ग्रुप में जाएंगे। उसका अभी 2 प्रकार के जो ग्रुप है उनको पढ़ेंगे। ग्रुप के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सब मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा, और फिर कुछ एग्जाम्पल इस पर ऐड करवाऊंगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल से तो चीज़ें अधूरी रह जाती है। तो एग्जाम्पल से हम इसको ठोस करने की कोशिश करेंगे, इस कंसेप्ट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। ये पहला पार्ट पूरा होने के बाद में जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो होता है इसके ऊपर थ्योरम। नंबर 2, थ्योरम ऑन ग्रुप, थ्योरम्स ऑन ग्रुप। जो ग्रुप है
उसके ऊपर कौन कौन से रिजल्ट अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, हम उन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, उन रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्रूफ नहीं करेंगे यहाँ पे, जिस मैंने कहा रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो हम बेटा बेटी जो रिजल्ट है सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे। भैया ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये थ्योरम है, ग्रुप पे ये काम करता है, ग्रुप पे ये काम करता है, वो जो काम करता है उन सबको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले हिस्से के ऊपर, वो आ जाता है हमारा सब ग्रुप, उप समूह, सब ग्रुप, ग्रुप का छोटा ग्रुप, सब ग्रुप। फिर हम सब ग्रुप को पढ़ेंगे, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप कब होता है, कब नहीं होता है, कैसे चेक किया जाता है, जांच क्या की जाती है, सब ग्रुप में क्या विशेषता होती है, वो सब उसके अंदर ऐड करेंगे। और जब हम ग्रुप पढ़ रहे होंगे तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे, सब ग्रुप के अंदर हमारा एक विशेष प्रकार का सब ग्रुप होता है जो हम बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आगे कवर करेंगे। इसमें दो ग्रुपों के बारे में, दो स्पेशली ग्रुपों के बारे में हम ज़रूर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो है हमारा साइक्लिक, ये सब ग्रुप भी होते हैं, अपने आप में ग्रुप भी होते हैं, साइक्लिक ग्रुप। हम इसे एज ए सब ग्रुप भी पढ़ेंगे, एज ए ग्रुप भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। भैया खाली ग्रुप हो, खुद अपने आप में ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हर सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, हर सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है। तो हम साइक्लिक ग्रुप को एज ए सब ग्रुप भी पढ़ेंगे, एज ए ग्रुप भी पढ़ेंगे। उसके बाद में नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। ये सब ग्रुप ही होता है, अपने आप में नहीं होता, किसी ग्रुप का ही छोटा हिस्सा कोई सब ग्रुप जो कि नॉर्मल भी हो, उसे नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। ये इंडिविजुअली नहीं होता। साइक्लिक ग्रुप तो देखो, किसी ग्रुप का छोटा ग्रुप भी साइक्लिक हो सकता है और कोई ग्रुप अपने आप में साइक्लिक भी हो सकता है। नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा किसी ग्रुप का ही होता है, कोई ग्रुप होगा, उसका कोई सब ग्रुप है, वो नॉर्मल होगा या नहीं होगा, उसका आधार पे आप दो पार्ट बना सकते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम चलेंगे, डिटेल में सारी बातें इसके ऊपर करेंगे। मैं भी आपको सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के हम आएंगे परमुटेशन ग्रुप के ऊपर, इनसे जुड़ी थ्योरम भी पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे परमुटेशन ग्रुप के ऊपर कि क्या होता है परमुटेशन ग्रुप, और परमुटेशन ग्रुप पे उसके एग्जाम्पल है और है, उसके डिटेल से उसकी स्टडी पूरी करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक धमाकेदार टॉपिक लाएंगे जिसका नाम है होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा आता है। उसके बाद में फिर जब शुरू हो जाता है तो भाई ये पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ही चेंज कर देता है, पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ही कहीं से कहीं ले जाता है। ये है होमोमॉर्फिज्म, जिसको फिर बाद में कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम, ये हमारा है पूरा ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, जो ग्रुपॉइड से शुरू होगा और होमोमॉर्फिज्म पे जाके खत्म होगा, जहां हम इसको ब्रेक देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये आउटलाइन समझ में आ गई कि किस तरीके से चलने वाला है। जैसे मैं पहले भी कह चुका, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि सोचिए पूरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रुप थ्योरी है वो पूरा हम एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो बड़ा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप टुकड़ों में देख सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले, जैसे आपकी सुविधा हो, आप उसके हिसाब से देखिएगा और एंजॉय करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे आइडिया ग्रुपॉइड के ऊपर। देखिए ग्रुपॉइड क्या होता है। ग्रुपॉइड से पहले हमारा एक आइडिया है जिसका नाम है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, यानी आपके जो एलिमेंट है, जो अवयव है, अगर उनको सही ढंग से आपने परिभाषित किया हुआ है तो इनका इकट्ठा करना, उनका कलेक्शन करना सेट्स कहलाता है। जैसे इंग्लिश वर्णमाला के अल्फाबेट ABCDE। अब देखिए यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या, थोड़ा सा उसको समझिए। ये जो वेल डिफाइंड शब्द अभी मैंने बार बार बोला है, ये क्या होता है? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, हिंदी बोलते हैं सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड शब्द क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है आप क्लियरली हैं, आपको पता है कि कौन इस समुच्चय में है और कौन इस समुच्चय में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस समुच्चय का नाम A है, मैं पूछूं कि क्या लैम्डा A में है या नहीं है, बिलोंग्स टू A और नॉट, ये बिलोंग्स टू कहलाता है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या लैम्डा A का हिस्सा है या नहीं है, क्या इस A में लैम्डा आएगा? तो आप कहेंगे सर नहीं आएगा, लैम्डा इज नॉट ए पार्ट ऑफ, नॉट बिलोंग्स टू A, लैम्डा A से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि लैम्डा इसमें आएगा नहीं। यहाँ हमें पता है सर, हमने पढ़ी हुई है पूरी अंग्रेजी वर्णमाला पूरी पढ़ी हुई है, उसमें कहीं भी लैम्डा नहीं आता है। A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, डैश 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 करके Z तक आता है, लेकिन बीच में लैम्डा कभी नहीं आता, नहीं आता। तो क्लियर है, अब आप एकदम क्लियर है। आप कोई भी जो चीज मैं बोलूंगा आप तुरंत मुझे बता देंगे कि वो A में है या नहीं है। क्या आपको लगता है कभी आपको डाउट होगा? बोले ना सर बिल्कुल डाउट नहीं, क्यों, हमें पता है इसके अंदर वो 26 चीजें हैं, वो हम अच्छे से जानते हैं, तो आप जो भी देंगे मैं तुरंत बता दूंगा कि है या नहीं है। क्लियर है? क्या कभी किसी भी एलिमेंट पे आपको डाउट है? तो
आप कहेंगे ना सर कोई भी एलिमेंट पे डाउट नहीं है, आप जो भी बोलिए। मैं आपसे पूछूं बताइए क्या 1A में है, तो आप साफ कह देंगे नहीं है। मैं पूछूं कि क्या A में है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर है। तो यहाँ एकदम क्लियर हैं, आप एकदम क्लियर हैं कि कौन यहाँ है और कौन नहीं है। इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का सीधा मतलब है कि भाई आपको ये बता पाना, आप ये बताने में पूर्णतः सक्षम है, कहीं भी कोई भी 0.0000% भी आपको डाउट नहीं है कि भाई कौन अंदर है और कौन बाहर है, एकदम क्लियर है आपको। इसे कहते हैं वेल डिफाइंड होना। तो अगर आपको पता है कि कौन आपके सेट में है कौन नहीं है, तो उसको कहते हैं कि भैया समुच्चय होना ही भैया वेल डिफाइंड चाहिए। अगर आपको डाउट है कि किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, तो फिर तो समुच्चय कैसे बना। आपको खुद के एलिमेंट के बारे में आप श्योर नहीं है, अपने ही अवयव के बारे में, आप अपने ही एलिमेंट के बारे में श्योर नहीं है कि कौन अंदर है कौन बाहर है, तो फिर मैथ्स में तो हम ऐसी चीजें नहीं डाल सकते ना। मैथ्स तो हम कहते हैं बड़ी ही रोबस्ट होती है, मैथ्स बहुत मतलब जो है वो कॉन्क्रीट है, बहुत कॉन्क्रीट होता है, जैसे सीमेंट होती है, कॉन्क्रीट जिसे कहते हैं, इतनी मजबूत उसका आधार होता है, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं चलता, उसके अंदर ये किंतु परंतु नहीं चलता, एकदम क्लियरिटी चलती है। तो यहाँ तो क्लियरिटी नहीं रह पाएगी, इसीलिए डालेंगे भी वेल डिफाइंड होना चाहिए, वरना वो समुच्चय ही नहीं कहलाएगा। जिसमें डाउट है वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो सीधी सीधी बात है, समुच्चय में एलिमेंट्स होते हैं, समुच्चय में एलिमेंट होते हैं। अब एक समुच्चय जो है, कोई भी समुच्चय ए इज ए सेट, सेट दो प्रकार के हो सकते हैं, इम्प्टी एंड नॉन इम्प्टी। इम्प्टी सेट का मतलब रिक्त समुच्चय, इम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, घबराए ना, आपकी भी चीजें साथ में आती जाएगी, इंग्लिश मीडियम की भी आती जाएगी, दोनों एक साथ है। रिक्त समुच्चय वो होता है जो खाली समुच्चय होता है भैया, जिसमें कुछ नहीं होता। अगर आपका सेट ए जो है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो आपका सेट खाली कहलाता है, रिक्त समुच्चय। मैं आपको, अब आप सोचेंगे सर सेट थ्योरी पढ़ा रही हूँ, मैं सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं समुच्चय नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो ग्रुप थ्योरी के लिए जितना समुच्चय जरूरी है उतना तो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। तो ए खाली समुच्चय होगा। दूसरा समुच्चय होता है नॉन इम्प्टी, अरिक्त। अरिक्त का मतलब होता है इसमें एलिमेंट है, चाहे एक हो चाहे दो हो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए में कितने अवयव है। ए में एक भी अवयव है तो फिर अवयव है, नॉन इम्प्टी। तो आप इसको मैथमेटिकली, इसी बात को मैथमेटिकली जब आप बात करते हैं तो इस बात को आप ऐसे लिखते हैं, ए नॉट इक्वल्स ए इक्वल्स टू फाइव। इसका मतलब फाइव का मतलब था रिक्त समुच्चय, ए इक्वल्स टू फाइव, इसका मतलब ए जो है वो खाली, ए इक्वल्स टू फाइव इसका मतलब ए फाइव के बराबर है, ए फाइव के बराबर फाइव तो खाली है, तो ए भी खाली है। ए नॉट इक्वल्स टू फाइव, ए फाइव के बराबर नहीं है, फाइव खाली है, इसका मतलब ए खाली नहीं है ना। मैथमेटिक्स, हर चीज के लिए मैथमेटिक्स होती है, हर बात जो आप लिखते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स होती है। और मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिक्स नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। तो अगर आप गणित में कोई भी शब्द लिखते हैं, उस शब्द का कोई ना कोई गणितीय रूप भी होता है, गणितीय निरूपण भी होता है, उसको गणित में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इम्प्टी एंड नॉन इम्प्टी सेट। अब आप जब भी कोई सेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये तो इम्प्टी नॉन इम्प्टी हो गया। अब हमारा कई बार इंटरेस्ट इस बात में भी होता है कि समुच्चय में कितने अवयव है, कितने अवयव है। अवयवों के आधार पर आप समुच्चय में दो चीजें और तैयार कर सकते हैं। अगर आप गिनती में इंटरेस्टेड हैं तो इसे दो प्रकार के सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जब आप ए समुच्चय के अंदर बता सकते हैं कि कितने अवयव है, और इनफाइनाइट सेट जब आप अवयव को गिनकर देखें और वो कभी खत्म ना हो, आप गिन रहे हो और आप देख रहे हो भैया तो कभी खत्म नहीं हो रहे, तो आप कहते हैं इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जो खत्म हो जाते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का रहा, अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों पे जाके खत्म हो जाएगी, ए बी सी डी पे करेंगे जेड पे जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम नंबरों की बात करें, प्राकृत संख्याओं की बात करें, 1 2 3, क्या लगता है ये कभी खत्म होगा? तो जवाब है कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो सेट दो प्रकार से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट। अवयवों की संख्या के आधार पर आपके सेट दो प्रकार से हो सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर आपके एलिमेंट खत्म होते हैं, आपको पता होता है कि आपके समुच्चय में कितने अवयव हैं। फाइनली एक लास्ट नंबर, आप जैसे गिनती गिनना शुरू करेंगे तो गिनती किसी नंबर पे आके रुक जाएगी, मतलब वो फाइनाइट सेट है किसी भी नंबर पे। अब कोई ये पूछे कि सर क्या रिक्त समुच्चय फाइनाइट हुआ? हाँ जी, रिक्त समुच्चय फाइनाइट हुआ, ये फाइनाइट सेट है। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि देखिए इनफाइनाइट किसे कह रहे हैं? जिसकी गिनती चलती जाए चलती जाए चलती जाए। क्या इसकी कोई गिनती चली? जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो हो गया। तो हम समझिए बात को, थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि भाई अगर आप गिनती गिनी और गिनती खत्म हो रही है, अगला नंबर नहीं आ रहा है, अगला नंबर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए वो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट में हमेशा एक नंबर और आता रहेगा, हमेशा एक नंबर और आता रहेगा।
आप काउंटिंग करते जाएंगे, उसके बाद फिर एक नंबर। अब आपने रिक्त समुच्चय को देखिए, 0, उसके बाद में अवयव है क्या गिनने के लिए? गिनने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई अवयव नहीं है तो 0, पहला अवयव कोई है गिनने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो खत्म है मतलब फाइनाइट सेट। तो ये होते हैं फाइनाइट सेट। तो दो प्रकार के सेट हो गए। अगर किसके आधार पे बात कर रहे हैं? अवयवों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पर अगर आप बात कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट की संख्या के आधार पर बात कर रहे हो तो आपके पास दो सेट हो गए, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ये यहाँ तक? इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये जरूरी है, ये जो चीजें मैं भी आपको ऐड करवा रहा हूं ये जरूरी है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें पहले से पता है तो, क्योंकि फाउंडेशन खड़ा करने के लिए नींव को भरना ही पड़ता है ना। अगर आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, कर लीजिए, जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन पहले नींव को ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि नींव भर रहे हैं नहीं भर रहे। बिना नींव भरे आप इतना ऊंचा नहीं जा सकते। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि भी जो सेट है उसकी मैं नींव भर के आपके लिए चलूँ, लेकिन नींव कमज़ोर नहीं रह जाए, वरना ग्रुप कमज़ोर रह जाएगा। तो नींव को भर रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए, जैसे आपको अगर ये पता है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है कि सेट को कैसे लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है। रिप्रेजेंटेशन का सीधा मतलब है लिखना। आप कैसे लिख सकते हैं? तो भैया हमारे पास दो तरीके हैं लिखने के। नंबर एक तरीका है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डिंग फॉर्म, निर्माण रूप। सेट बिल्डिंग फॉर्म, निर्माण रूप। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डिंग फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जब आप एलिमेंट को एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके एक एक एलिमेंट को आप बताते हैं, भैया ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये विनोद है, ये विजय है, ये विकास है। एक एक करके जब आप हर एलिमेंट को बताते हैं तो इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप। जैसे आपने बताया कि भैया मेरा सेट ए है, इस सेट के अंदर राम है, मोहन है, सोहन है, विनोद है, विजय है, ये है, वो है, डैश डैश। ये एक एक करके आपने हर किसी का नाम बताया, हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, हर बंदे से इंट्रोड्यूस कराया, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म में आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाते कि भैया ये मिल लीजिए, ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं। समझिए आप, ये होता है जिसमें आप सेट बिल्डिंग फॉर्म में आप क्या करते हैं, चीज़ों को एक नियम में बांधने की कोशिश करते हैं, एक ही नियम में चिपकाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में जाए और हर किसी से मिलवाए कि भैया ये देखिए, ये टीनू, ये प्रिया, ये पिंकी, ये वो, एक एक करके मिला रहे। एक है भैया ये मेरी क्लास के स्टूडेंट है, मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, उस दोस्तों में वो कवर हो गए सारे। तो इस तरीके से सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होता है, आप चीज़ों को एक रूप में बंद करने की कोशिश करते हैं, पैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट है, किन का? एक्स का। एक्स कौन है बताते हैं। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th का एक स्टूडेंट है। ये लीजिए, अब आपने ये मान लीजिए क्लास 10th के ही बच्चे थे, आपने क्या करके सबके नाम बताए, वो रोस्टर फॉर्म हो गया, और आपने एक से चिपका दिया, भाई छोड़, ये सब 10वीं क्लास के मेरे दोस्त हैं या 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ये दो फॉर्म होता है, सेट बिल्डिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अपने हिसाब से अच्छी है, सेट बिल्डिंग फॉर्म अपने हिसाब से अच्छी है। थोड़ा सा समझिएगा, रोस्टर फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब आपको एक एक करके सब पता हो, एक एक बंदे को जानते हो आप, तब तो आपको रोस्टर फॉर्म अच्छी लगती है ना। अब मान लो क्लास के सारे बच्चों के नाम पता है, आपको सारे बच्चों के नाम पता है, तो आप एक एक करके बच्चे के नाम बता दीजिए। लेकिन सोचिए, अगर आपको पूरी क्लास के बच्चों के नाम नहीं पता तो फिर आपको लगेगा यार मैं 4-5 के नाम बताऊंगा और बाकी के नाम नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, सबको एक साथ ही लेते हैं, तो उस समय आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म काम आती है। ये फिर आपको लगता है भैया क्लास में तो 100 बच्चे हैं, कितनों के नाम बोलूंगा, कितनों के नाम बोलूंगा। एक काम करता हूँ ना, सीधा बोल देता हूँ कि मेरी क्लास के विद्यार्थी, बात खत्म, मेरे क्लास के दोस्त, ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो आपको लगता है जब एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और आप उन सबको एक नियम में ही बोलना चाहते हैं, तो सेट बिल्डिंग फॉर्म का इस्तेमाल होता है ना। जैसे मोदी जी बोलते हैं, मेरे भारतवासियों, मेरे भारत के भाइयों बहनों, है ना, मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों, तो पूरा अमेरिका कवर हो गया। अब अमेरिका के एक एक भाई बहन का अगर नाम बोलना शुरू करते तो फिलिप्स, नाइट, जैक, ये वो, कितना मुश्किल होता, आप जानते समझिए। तो अमेरिका के भाइयों बहनों में सारे कवर हो गए। तो ये समझिए बात को, ये थोड़ा सा ठीक लगता है, सेट बिल्डिंग फॉर्म अच्छी होती है। और ग्रुप थ्योरी में आपको दोनों मिलेगी। ग्रुप थ्योरी में हम भाग्यशाली हैं कि ग्रुप थ्योरी में हमें दोनों मिलेगी, क्योंकि हमें ज़्यादातर रोस्टर रूप कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें उस समय रूल्स में ज़्यादा बात करते हैं, रूल में बात करते हैं, भैया ये मैट्रिक्स है,
2x2 की मैट्रिक्स है। अब 2x2 की सारी मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं तो खत्म ही नहीं हो कभी। इससे बेहतर नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर बोल दीजिए ना, बात खत्म। नेचुरल नंबर को अगर आप ऐसे बोलेंगे 1 2 3, यार कितना बड़ा बढ़ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 डैश 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 ये बोले, इससे अच्छा बोल दे नेचुरल नंबर, बात खत्म। कितना सिंपल काम हो गया। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला, काम खत्म। ऐसे ही इनको बोला सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक, ये रहे पूर्णांक, पूर्णांक बोला, काम खत्म। वरना अगर पूर्णांक ना बोला होता तो बोलते जाइए, खत्म ही नहीं होंगे, सदियां बीत जाएंगी लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। तो ये ज्यादा ठीक रहता है, एक नाम दे दीजिए, है ना, एक नियम बना दीजिए ताकि एक नियम में सबको लपेटा जा सके। तो इसे कहते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो ये 2 फॉर्म सेट में काम आती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेट का जो बेसिक है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेट के ऊपर संक्रियाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। 2 सेट्स अगर आपको मिल जाए तो आप उनमें क्या क्या कर सकते हैं। एक सेट ए है और एक बी है। 2 सेट है ए एंड बी, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपको 2 नंबर दे दूं और आपसे पूछूं कि आप 2 नंबरों पे क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 नंबर दे दिए 5 और 7, और मैं पूछूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हम इनको जोड़ के बता सकते हैं, 5 + 7 कर सकते हैं, हम इनको घटा सकते हैं, 5 - 7 कर सकते हैं, हम इन नंबरों को गुणा कर सकते हैं, 5 × 7 कर सकते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 5/7। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो जो आप नंबरों के साथ कर सकते हैं, अगर समुच्चय आपको दिए जाएं तो समुच्चयों में आप क्या कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ जी साहब, समुच्चयों में भी कुछ किया जा सकता है, जिसमें से पहली संक्रिया है यूनियन की। आप 2 समुच्चयों को यूनियन कर सकते हैं, सम्मिलन कर सकते हैं। 2 समुच्चयों का आप यूनियन के बाद में आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ कर सकते हैं, सर्वनिष्ठ कर सकते हैं। और थर्ड वन होता है डिफरेंस ले सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये चीजें आप 2 सेट्स ए और बी पे कर सकते हैं। यूनियन को ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट भी डाल लीजिए, बी के एलिमेंट भी डाल लीजिए, दोनों के एलिमेंट आप डाल लीजिए, ए एलिमेंट एज वेल एज बी एलिमेंट, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों डाल लीजिए। तो सेट में क्या होगा, सारे एलिमेंट होंगे। सारे एलिमेंट कौन से, जो बिलोंग्स टू ए हो, और ए से बिलोंग ना हो कोई बात नहीं, बी से बिलोंग करते हो, और ए और बी दोनों से बिलोंग करते हो। देखिए थोड़ा सा मैथ्स देखिए यहाँ पे, मैं वो 10th क्लास वाले की जैसे बातें नहीं करना चाहता, थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं। देखिए कितना प्यारी बात लिखी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे दोनों का हो। और का मतलब होता है, और मतलब या का मतलब चाहे वो ए का एलिमेंट हो, ए का ना भी हो, बी का हो, ठीक है, ए और बी दोनों का हो, लेकिन किसी ना किसी का हो, कम से कम ए या बी में से किसी एक का एलिमेंट हो, तो आपको ए यूनियन बी में लिख लेना है। इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन में आप कहते हैं भैया जो दोनों में हो वो लिखिए, वरना मत लिखिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एक्स, एक्स का सेट है। कौन से एक्स, एक्स कौन, एलिमेंट किसका, ए का। एंड बीच में एंड लगाया हमने, बीच में एंड लगाया। एंड का मतलब होता है आवश्यक शर्त। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं फॉर्म भरने, तो उसमें कहते हैं भैया फीस भी लगेगी, फॉर्म भी जमा करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा ले 500 रुपये एमएससी में एडमिशन कर दे, 500 रुपये ले एमएससी में एडमिशन कर दे, क्या हो जाएगा, नहीं। 500 रुपये भी देने हैं, डॉक्यूमेंट भी देने हैं, फॉर्म भी भरना है, और जो प्रारूप बताया गया उसी प्रारूप में जमा कराना है, और उसी टाइम पे जमा कराना है। तो एंड 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 सब एंड एंड है, सब जरूरी है। आपने एक भी चीज नहीं की तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एक भी चीज आपने नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल। ये बात है, इसे कहते हैं एंड। एंड का मतलब होता है अनिवार्यता, ये भी हो और ये भी हो, मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, कोई ऑप्शन नहीं, समझे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में तो हो बट परंतु बी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो एलिमेंट ही चूज करिए, सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट चूज करिए जो ए में हो परंतु बी में नहीं होने चाहिए। आपको एलिमेंट उठाया, ये ए में है, लेकिन ना लेना मत, अभी तक लेना मत, ये चेक करिए क्या वो बी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही एलिमेंट चूज करने हैं जो ए में हो परंतु बी में ना हो। आइए मैं इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए ए सेट ले लेते हैं, 1 2 3
4, बी सेट है आपका 3, 4, 6। पहले हम ए यूनियन बी पे आते हैं। ए यूनियन बी की बाय डेफिनेशन क्या है, मैं देखिए थोड़ा सा अपर लेवल पे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना आप लोग, क्योंकि जब आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपर लेवल की ग्रुप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आपका बेसिक तो एटलीस्ट ठीक होना ही चाहिए। ये वो नहीं है कि 10वीं क्लास की क्लासेस चल रही है तो आपको उतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर से चलेंगे थोड़ा, और क्वालिटी वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे चिंदी चोरी वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला लीजिए, नहीं, ये छोटी छोटी इतनी घटिया डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। एक स्मार्ट लेवल की, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है 8वीं क्लास में भी आता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का 12th क्लास में भी आता है। तो आप उस छोटी डेफिनेशन को 8वीं क्लास में होते हैं तो आप 8वीं क्लास के लेवल से आंसर देते हैं, जब आप 10th में होते हैं तो 10th क्लास के लेवल के हिसाब से आंसर देते हैं, और जब यूजी में आ जाते हैं तो उसके हिसाब से हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण नियम पीजी में भी चला जाता है आपका, वहां पे भी जब आंसर लिखते हैं तो बदल जाता है। यार अब वो क्यों नहीं लिखते 8वीं वाला आंसर कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, तो आपको लगता है यार बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही घटिया लेवल का आंसर है। और उसमें क्या बहुत, वो देखिए 8वीं क्लास के बच्चे को ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाने के लिए उस तरीके का आंसर सही था। लेकिन आज आप एक पीएचडी होल्डर, एक पीएचडी करने वाले बंदे को अगर इस तरीके का आंसर देंगे, इतना अस्पष्ट आंसर देंगे, वो बहुत अस्पष्ट था। बहुत अस्पष्ट क्या था, कौन ऊर्जा, कौन ऊर्जा, ऊर्जा क्या एक रूप है? ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं किसी को जीव, भैया मैंने एक जीव देखा, तो पूछा यार कैसा था, बोलो जीव देखा, बोले कैसा था, और वो जीव देखा। यार भैया जीव, दुनिया में 1 ट्रिलियन से ज्यादा जीव जंतु इस धरती पे रहते हैं, उन सबका नाम जीव है, उन सबका नाम जीव है। किस जीव की बात कर रहा है, बता तो सही। भाई बहुत लंबा सा था, अब लंबा सा बोलने के बाद भी बहुत से निकल आएंगे। 1 ट्रिलियन से चलो मान लीजिए कम हो गए, 1 बिलियन आ गए, तो 1 बिलियन है, अब बोल लंबे से तय हो गया? नहीं, पूरा डिटेल में बताओ, खुल के बताओ किसकी बात कर रहे हो। संरक्षण का मतलब क्या है, क्या संरक्षित रहता है, क्या बचता है, ऊर्जा में भी कौन सी ऊर्जा, तो वो क्लियरिटी नहीं थी 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास के लिए ठीक था, बच्चा का इतना ही क्लियर होता है उतना ही ठीक था। 10th क्लास में थोड़ा सा और बढ़ा देते यांत्रिक ऊर्जा का नियम, मतलब अब कहा भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, पीजी में गए तो बोला लाग्रांजियन जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, या लाग्रांजियन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ना, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट रहता है। तो थोड़ा सा और बढ़े चले आप, तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी डेफिनेशन को इस तरीके से देखेंगे, बेटर तरीके से देखेंगे। क्या कहा था इसमें कि भैया हर एलिमेंट को, एक एलिमेंट को उठाइए, उठाया है ना, एक एलिमेंट को उठाया, ए का उठाया, उठा लिया, ए का मिल गया, ए में है तो भी चलेगा, बाय डेफिनेशन ए में है तो भी चलेगा, तो चल गया भैया, एक आ गया। अगले को 2 को उठाइए, ए में हो तो भी चलेगा, 1 3 4 उठा लिया, ए में था तो भी चलेगा, और लिखा हुआ है बी में है तो भी चलेगा। 3 4 आ चुके इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे, समुच्चय में हम रिपीटेशन नहीं करते, वरना 2 चीजें 2 बार लिखी जाती है, रिपीटेशन नहीं करते। तो 3 4 आ चुका, ए में हुआ तो भी लिखा, बी में हुआ तो भी लिखा, और ए और बी दोनों में था वो भी लिखा। जैसे इंटरसेक्शन की बात आएगी, इंटरसेक्शन में आएंगे, अब हम देखेंगे कि ए का एलिमेंट है, बोला हाँ जी 1 है, लेकिन क्या बी में है, तो जवाब है नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं लेना, नहीं लेना। ए में होना भी चाहिए, बी में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तो भैया नहीं है। फिर 2 को देखा, क्या 2 दोनों में है, नहीं है। क्या 3 दोनों में है, हाँ जी 3 दोनों में है, तो ये 3 लिखा। फिर 4, क्या 4 दोनों में है, हाँ जी 4 दोनों में है। फिर क्या 5 दोनों में है, और कुछ है दोनों में, नहीं है, जो है वो लिख लिया। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। अब a माइनस बी में है, a माइनस बी में क्या x a में होना चाहिए परंतु b में नहीं होना चाहिए, तो 1 को देखा, 1 a में तो है, क्या वो b में है, जवाब है नहीं है, नहीं है तो लिख लीजिए। यही तो शर्त थी कि a में होना चाहिए परंतु b में नहीं होना चाहिए। फिर 2 को उठाया, 2 क्या b में है, 2 b में नहीं है, नहीं है तो ले लेना है। फिर 3 को उठाया, 3 को देखा, 3 भैया b में है, 3 a में है परंतु b में भी है, नहीं चलेगा, क्योंकि शर्त ये है कि a में होना चाहिए परंतु b में नहीं होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। 4 ए में है, हाँ जी ये बात शर्त पूरी होगी, परंतु बी में नहीं होना चाहिए, लेकिन बी में भी है, ये भी नहीं चलेगा, तो ये ए माइनस बी, तो ये होता है ए माइनस बी। तो ये आपकी यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस 3 ऑपरेशन होते हैं ऑन सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हमने कहा था कि समुच्चय चीजों को 2 भागों में बांट देता है, एक जो समुच्चय के अंदर है, एक जो समुच्चय से बाहर है, एक जो समुच्चय के अंदर है, एक जो समुच्चय के बाहर है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो समुच्चय में है सो तो समुच्चय में है, ये जितना समुच्चय ने कवर कर लिया सो कर लिया, ये जो कुछ ए में है वो ए में है, जैसे जो भारत में है वो भारत में है, जो भारत में नहीं है वो गैर भारतीय है, जो भारत में है वो भारतीय,
जो भारत में नहीं है वो गैर भारतीय। तो जो बाहर बच गया वो भी तो एक समुच्चय हो सकता है, जो समुच्चय के अंदर हो गया वो तो ए हो गया, जो समुच्चय के बाहर हो गया वो भी तो समुच्चय तो है ही, वो भी तो वेल डिफाइंड है कि भैया समुच्चय से बाहर कौन है, जो समुच्चय में है उनको छोड़ के जो है वो बाहर है। तो इसे कहते हैं ए का डैश, ए का डैश जो सेट के बाहर हो गया, जो समुच्चय ए के बाहर है वो है हमारा ए डैश। क्लियर है वो सब। अब इसे क्या करते हैं कि भैया फिर ए डैश में कंफर्म करने के लिए हम एक बड़ा सेट बना देते हैं जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये रहा यूनिवर्सल सेट, ऐसे तो पता नहीं चलेगा बाहर कौन कौन है, तो एक बड़ा यूनिवर्सल सेट बना देते हैं यू, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। जैसे ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड में रहते हैं, तो जो भारत में है सो भारत में है, जो भारत से बाहर है वो जो ब्रह्मांड में जो बच गया, भारत के अलावा जो बच गया ब्रह्मांड में वो सब गैर भारतीय। चाहे अगर मंगल ग्रह पे भी जीवन है तो वो भी गैर भारतीय कहलाएगा, शनि ग्रह पे भी है तो भी वो गैर भारतीय कहलाएगा। तो जो भारत में आ गया बस वो भारतीय है, और जो भारत से बाहर है वो गैर भारतीय, चाहे वो शनि ग्रह तक क्यों नहीं रहता हो। क्लियर हो गया। तो हमने यूनिवर्सल का मतलब होता है वो जो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, इतने की बात कर रहे हैं, इतने बाहर इतना हिस्सा है, वरना बाहर खुला छोड़ दोगे तो चले जा रहा है अनंत सीमाएं हो जाएंगी। तो मान दो थोड़ा सा कि भैया जो इस बड़े वाला ये जो यू है हम इसकी बात करें, इसमें जितना ए ने कवर कर लिया सो कर लिया, और जो ए कवर ना कर पाया वो ए डैश बन गया। ठीक है, तो ए डैश कौन हुआ, ए डैश भी ए की तरह एक सेट है, ए की तरह एक सेट है। एक्स के पास यू के वो एलिमेंट है, यू मतलब यूनिवर्स के वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए, जो ए में नहीं है। यू में तो है, यूनिवर्स में तो होगा ही होगा, ब्रह्मांड से बाहर कहाँ है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर जो है उन एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट ए डैश में कहलाएंगे जो ए में नहीं है। ए में जितना ए को कवर करना था वो ए ने कवर कर लिया, जो नहीं कर पाया वो ए डैश में चला गया। अब यहाँ पे आप एक रुचिकर बात और एक कमाल की बात गौर करने वाली है कि भाई ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो ए ने छोड़ा वही तो ए डैश में गया, तो दोनों में कॉमन नाम की कोई चीज नहीं है, दोनों में कॉमन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन दोनों एकदम सेपरेट, एकदम सेपरेट, सेपरेशन है पूरे तरीके से। जो ए में है सो ए में है, देखिए जो ए में है सो ए में है, वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए डैश में, वो ए में नहीं है, दोनों एकदम सेपरेट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको प्राप्त हो जाए। तो ये बोलिए, ये है हमारी बेसिक जो हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से सारी समझ में आ गई। सेट का बेसिक था, सेट थ्योरी भी बहुत लंबी चौड़ी है, ऐसे नहीं कि सेट ये इतने से 10 मिनट के लेक्चर में ये सेट कंप्लीट हो जाता है, नहीं नहीं भैया बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जितना ग्रुप थ्योरी के लिए जरूरी था उतना मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब आपको लग रहा हो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद, देखिए वीडियो है, आप आगे स्किप करा सकते हैं, स्किप करिए, लेकिन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने जैसे कहा फाउंडेशन के लिए नींव को अच्छे से भरना जरूरी है। तो सेट्स की थोड़ी बेसिक आपको पता होनी चाहिए थी। जब मैं बोलूं तो मैं ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं पढ़ा के आया हूं आपके पास, ऐसे नहीं है कि सीधा ही आया हूं, है ना। मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पढ़ा के आया हूं, ऐसे नहीं कि सीधा आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुपॉइड पे आते हैं। ग्रुपॉइड क्या है, ध्यान से सुनिए। ग्रुपॉइड का मतलब होता है एक सेट होना चाहिए आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट। एक आप अपना नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली नहीं है। हमको ये पाबंदी नहीं लगाएंगे कि उसके पास 4 एलिमेंट होने चाहिए या 10 एलिमेंट होने चाहिए, ना भाई। एक नॉन एम्प्टी सेट लाओ जो खाली ना हो, प्लस ध्यान से सुन लीजिए अच्छे से, नॉन एम्प्टी सेट लाना है आपको एक जिसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट हो, खाली ना हो। तो मैं यहां लिख देता हूं ए नॉन, अभी बताऊंगा खाली क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ये बात आपको बताऊंगा अभी। तो एक नॉन एम्प्टी सेट लाइए, है ना। जैसे हलवा बनाते हैं तो भैया हम कहते हैं हलवा बनाना है ना, हलवा बनाना है तो एक काम करिए, आटा लाइए, देसी घी लाइए, है ना, देसी घी लाइए, चीनी लाइए, तब और फिर तवा ववा जो चाहिए आपको और सामान बनाने के लिए वो सब चाहिए, तो हलवा आपको बन जाएगा। तो सेम वैसे ही ग्रुपॉइड बनाने के लिए जो मैं मांग रहा हूँ वो आप मुझे देंगे, मैं आपको ग्रुपॉइड बना के दे दूंगा। एक तो आप मुझे, मैं आपको लिस्ट बनाता हूँ, वो चीजें मुझे ला के दे दीजिएगा। एक नॉन एम्प्टी सेट ला दीजिएगा और एक मुझे बाइनरी ऑपरेशन दे दीजिएगा। अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ये आप ऐसे सरल भाषा में बोल सकते हैं, भैया एक ऑपरेशन दे दीजिए जो कि बाइनरी हो। आप मुझे एक ऑपरेशन दे दीजिए जो बाइनरी हो, है ना, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन समझाता हूँ। देखिए ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है, हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है जो आपसे
दो अवयव आपसे लेगा, आप अपने दो अवयव जो समुच्चय है, जो भी समुच्चय आपका है, नाम रख लेते हैं ए समुच्चय के आप मुझे दो अवयव दीजिए। ये मान लीजिए आपका ए समुच्चय है, ठीक है। इस ए समुच्चय में कई अवयव हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि एक ही अवयव है तो भी हमारा काम चल जाएगा, बस खाली ना हो भैया, क्योंकि हमने पहले ही आपसे डिमांड कर ली थी कि भैया ए हमें खाली मत दीजिएगा, ए हमें खाली मत दीजिएगा, एक भी एलिमेंट देंगे तो हम एक एलिमेंट से भी काम चला लेंगे, एक रोटी से भी काम चला लेंगे, वो बात है, एक रोटी से भी काम चला लूंगा। तो बिल्कुल साहब मैं एक रोटी से काम चलाऊंगा, खाली मत दीजिएगा, आप मुझे जो एक एलिमेंट देंगे उसको ही मैं दो बार काम में ले लूंगा। तो यहां से आपको दो एलिमेंट लेने हैं, कोई भी दो जो मन में आए, सेम ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लेने के बाद दोबारा ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आप चाहे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी दो एलिमेंट आप उठाएं, है ना, यहाँ से जो भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ये उठाया, इसका नाम मैं एक बार ए रख लेता हूँ, इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ। आप रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि सेम नहीं लेना है, अलग अलग लेना है, या एक ही बार लेना है कि भैया जैसे ना कई बार एक टॉफी मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी, ना भैया, आपको अगर ये अलग अलग ये है तो अगली बार आप ये दो ले सकते हैं, अगली बार वो दो ले सकते हैं, अगली बार वो दो ले सकते हैं, बार बार आप जितनी बार मन करे सब पे ट्राई करना है, ठीक है। और फिर इन दोनों नंबरों को ले जाकर आपको एक मशीन में देना है जिसका नाम है संक्रिया, ऑपरेशन। इस मशीन में देना, ये मशीन क्या करेगी, इनको ऑपरेट करेगी। ऑपरेट करने का मतलब है इन दोनों को लेगी, निचोड़ेगी और एक चीज बना देगी, जैसे नींबू पानी। पानी और नींबू को मिला के बनता है नींबू पानी, नाम भी है नींबू पानी, नींबू और पानी से मिलकर बना नींबू पानी। तो ऐसे ही करते हैं, दो चीजों को लेती है और मिक्स करके एक चीज बना देती है। तो आपको ये रहा नींबू, ये रहा पानी आया और ये नींबू पानी बन गया। ये जो भी बना सपोज करते हैं उसका नाम है सी। तो ये जो सी बना है ये कुछ और नहीं बल्कि इसी समुच्चय का ही कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। यही है बाइनरी। अगर ये ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है, आपका ऑपरेशन ऐसा है, तो हम इसे कहते हैं भैया ये बाइनरी ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ये द्विआधारी, हिंदी में द्विआधारी, ये द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी, समझे बात, वापस आपको वहीं लौटा दिया जहां से आप आए थे, है ना, होता यही है, समझे। तो जो दो चीजें आपसे ली, जो बना वो वापस आपको लौटा दिया। जैसे मनुष्य से मनुष्य ही बनता है ना, है ना, मनुष्य से मनुष्य ही बनता है, सेम वैसे ही यही बस प्रकृति है। ये प्रकृति का ही जो रोल जो नेचुरल में हो रहा है ना, जो प्रकृति में हो रहा है एक्चुअली बस वही होना चाहिए। वापस आपका एलिमेंट लौट गया। एक एग्जांपल दे देता हूं, इससे आपको कंफर्म हो जाए। आप नेचुरल नंबरों पे आ जाते हैं। नेचुरल नंबरों पे ये रहा भैया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, सारे बना नहीं सकता, बना लीजिएगा। आपकी संक्रिया है, या तो आप जोड़ ले लीजिए या गुणा ले लीजिए। अब गुणा की संक्रिया में आप यहां से कोई भी दो ए और बी इसमें डालेंगे। जोड़ की संक्रिया की बात कर रहा हूं पहले। कोई भी दो यहां से जो आपको पसंद हो, जो आपके फेवरेट नंबर हो वो ले लीजिए। कोई भी दो फेवरेट, उनको जोड़िए। जैसे आपने लिया 3 और 4, 3 और 5, 2 और 5, 2 और 6, कोई भी दो नंबर लिया, जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो वापस यहां आएगा नहीं आएगा, ट्राई कर लीजिए। देखिए गणित बड़े ही क्लियर है, बड़ी ही कॉन्क्रीट बेस पे बनी हुई है। एक बार गलत हमेशा गलत, बात खत्म। हम पीछे छुटा लेते, भाई गलत है ये बात आप नहीं बोल सकते गणित में। एक बार गलत है तो आप बात नहीं बोल सकते, या फिर उस बात को बताइए जहां वो गलत है, क्लियर करिए एकदम। हम डाउटफुल नहीं है, डाउट नहीं रखते। आपको लगा कि ठीक है चलिए, आप जैसे माने आपने कहा कि 3 और 4 के लिए गलत है, तो आप 3 और 4 को निकाल दीजिए। जब ये पूरा सही हो जाए तब बोल दीजिएगा। लेकिन एक बार भी गलत हुआ तो हम नहीं मानेंगे, एक बार भी गलत हुआ तो हम नहीं मानेंगे। हम तब मानना शुरू करेंगे जब आप सारी गलतियां दूर करके परफेक्ट सिस्टम करके लाएंगे और जो बोलेंगे वो बात सही पाई जाएगी। तो आपने कहा कि यहां से 2, तो मैं सारे दो जोड़े बना के सेम टू सेम भी दोनों 1 1 लेके भी ट्राई करूंगा। एक बार 1 2 2 लूंगा, एक बार 2 2 भी लूंगा, हर चीज में ट्राई करूंगा। क्योंकि आपने कहा ना कोई भी दो ले लीजिए, तो आपने ये थोड़ी कहा दो अलग ले लीजिए। आपने कहा कोई भी दो ले लीजिए, मतलब सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, और बार बार ले सकते हैं, सारे ट्राई कर सकता हूँ। सब ट्राई करूंगा और सब पे सही पाया जाएगा तो ही मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, वरना गणित में शामिल नहीं करते। और अगर हम यहां देखें तो गुणा के साथ भी ऐसा ही है, गुणा के साथ भी ऐसा ही है, हाँ जी गुणा भी है। तो नेचुरल नंबर के लिए जो जोड़ है, जो गुणा है, वो एक द्विआधारी, एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम यही बात किसी और के लिए बोले तो क्या ये बात सत्य है? क्या हम ये बात अंतर के लिए बोल सकते हैं, a माइनस बी के लिए? यहां से मैं अगर a और b लूं, क्या a माइनस बी के लिए मैं ये बात बोल सकता हूं?
तो जवाब है नहीं साहब, a माइनस बी के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां से मैंने 2 उठाया और 5 उठाया, 2 और 5 को घटाया तो माइनस का 3 आएगा, जो कि मुझे वापस नहीं ले जाएगा, मुझे वापस नहीं ले जाएगा। इसका मतलब है कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्या भाग के लिए ये बात सही है? भाग के लिए बात सही है? नहीं साहब, भाग के लिए भी नहीं है। 2 और 5 में भाग दिया, 2/5 आया। कहाँ है 2/5 इसमें? तो नहीं है। देखिए गणित में एक बार भी गलत है तो वो गलत है, एक बार भी गलत है तो गलत है, दूसरा मौका नहीं देते। भैया जो कह रहा है उस बात पे अड़िग रहे, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलता, अपवाद नहीं चलता। कोई हमें इससे थोड़ी पढ़ रहे कि भैया ये अपवाद है, इसको आप अलग कर लीजिए, बाकी पे तो ये रूल लगेगा, ये अपवाद है इस पे ये रूल काम करेगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। गलत तो गलत। सही का मतलब यही है कि वो एकदम रिजिड रूप से सही है, एकदम कठोर रूप से सही है ना। बात समझ गए? तो प्लस और गुणा जो है वो नेचुरल नंबर के लिए द्विआधारी संक्रिया, लेकिन ये भाई साहब नहीं है। क्लियर है? यहां तक हुआ आपका? चलिए क्लियर है। तो अब आपके पास एक सेट है, एक ऑपरेशन है जो संक्रिया करने के बाद आपको वापस ले आएगा। तो इन दोनों भाइयों का जोड़ा कर दीजिए, शादी करा दीजिए दोनों की, ए और इस संक्रिया की। संक्रिया का नाम मैंने स्टार रख लिया, बाइनरी ऑपरेशन का नाम मैंने स्टार रख लिया। स्टार कुछ भी हो सकता है, ए स्टार, ये दोनों मिला के इसको कहते हैं ग्रुपॉइड। ए नॉन एम्प्टी है, सुन लीजिए समझ लीजिए, ए के बारे में थोड़ा सा मैंने क्या कहा, ए नॉन एम्प्टी है, ए खाली नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये खाली वाली बात आपने नहीं समझाई, खाली क्यों नहीं? बेटा अगर ए खाली हुआ, अगर ए खाली हुआ, मान लीजिए ए खाली है, अगर ए खाली हुआ, संक्रिया किसकी करोगे? संक्रिया किसकी करोगे? कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, शादी किसकी कराओगे भाई? किन की शादी कराओगे? तो इसलिए अगर समुच्चय खाली हुआ तो शादियां कैसे होंगी? समझ गए? और संक्रिया ना हुई तो, अगर शादी ना हुई तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो दोनों ही जरूरी है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान से समझना होगा बेटा। गणित में जो आपके जीवन में होता है ना, जो आपके जीवन में घटित होता हुआ, कहीं ना कहीं आप गणित में जोड़ सकते हैं आराम से। और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके आम जीवन में गणित को घुसाने की कोशिश करता हूं, जहां आप समझ सको कि देखिए गणित काम करती है, गणित काम करती है आपके जीवन में। कोई ये कहता है गणित में जीवन में ही नहीं, कहा नहीं है। देखिए ये रहा, ये जो ग्रुपॉइड है क्या हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल हमारे जीवन का हिस्सा है, हम ब्रह्मांड का हिस्सा है, हमें संक्रियाएं होती है। बन गया ये ग्रुपॉइड है। क्लियर हुआ? आपका आइडिया क्लियर हुआ कि ग्रुपॉइड क्या है? ग्रुपॉइड एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट है, क्योंकि संक्रिया करवानी। फिर एक संक्रिया है जो क्या करती है, 2 अवयवों को लेती है और एक अवयव बना के लौटा देती है। वो लौटाया वो अवयव वापस उसी समुच्चय का हिस्सा होना चाहिए, तब उस संक्रिया को द्विआधारी कहते हैं। इसका मतलब अब जो सिस्टम बना है ग्रुपॉइड, ये एलिमेंट भी ए से लेगा, संक्रिया भी करेगा और वापस ए में ही आ जाएगा, बंद चक्र बनाएगा, इंसानों की तरह बंद चक्र बनाएगा। ये है ग्रुपॉइड। समझ गए? अब ग्रुपॉइड हो गया। अब ग्रुपॉइड से आगे चलते हैं, ग्रुपॉइड की कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, एक कदम आगे। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, ये क्या चीज है? देखिए ग्रुपॉइड को मैं वहां छोड़ के एक बार कुछ और चीजों के बारे में बात करना, जिसमें से एक गुण है एसोसिएटिविटी, जिसको हम कहते हैं साहचर्यता। इसे जाना जाता है साहचर्यता के नाम से, साहचर्यता के नाम से। ये क्या है? अभी आपने संक्रिया पढ़ी, एक संक्रिया के साथ एक क्वेश्चन और आना चाहिए, आना भी चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए 3 है, 2 है, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर 3 चीजें हैं हमारे पास और उनकी संक्रिया करवानी है तो ब्रैकेट कहां लगाएं? क्योंकि 3 संक्रियाएं एक साथ होगी नहीं, क्योंकि मशीन ऐसी है, वो जैसे आपके देखिए आपका जो बटन होता है उसमें 2 ही तार जाते हैं, 2 ही तार जाते हैं। तो सेम यही जो संक्रिया है उसके तार ही 2 ही हैं भैया। संक्रिया तो 2 के साथ ही संक्रिया करेगी, 3 के साथ नहीं करेगी एक साथ। तो भाई AB या BC है ना, या तो AB आप पहले करा सकते हैं या BC पहले करा सकते हैं। एक तो आपको पहले कराना होगा और एक को बाद में कराना होगा। तो यहाँ पे मेरा मान लीजिए फेवरेट ये है कि मैं तो A और B की संक्रिया पहले करा लूंगा और इनसे जो भी आएगा उसकी संक्रिया फिर मैं C के साथ करवाऊंगा। ठीक है? और कोई मेरा ही एक प्यारा बंधु है जो कहता है, जो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखता, जो कहता है नहीं सर मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तो B और C की पहले करवाऊंगा और उसके बाद A की कराऊंगा। देखिए नंबर कुछ नहीं बदले बंदे ने, ना नंबर उसने बदले ना नंबर मैंने बदले। A आगे है तो A आगे है, B बीच में है तो B बीच में, C पीछे तो C पीछे, और अभी भी वैसा का वैसा ही है। बस हमने क्या किया, हमने क्रम बदल दिया। मैंने रखा AB को साथ में और उसने रखा BC को साथ में।
बस वो ये था। अब क्या हमारे उत्तर एक जैसे आएंगे या अलग अलग आएंगे? सेम आएंगे नहीं? तो आप कहेंगे सर एक जैसे आएंगे। आपने, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं पढ़ते एक जैसे आएंगे, तो जवाब है बेटा नहीं, हमेशा एक जैसे नहीं आते। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी संक्रिया एसोसिएटिव है या नहीं है। अगर आपकी संक्रिया एसोसिएटिव है तो ये दोनों बराबर आते हैं, वरना नहीं आते। आपकी संक्रिया अगर एसोसिएटिव है, अगर आपकी संक्रिया एसोसिएटिव है तो ही ये बराबर आते हैं, वरना बराबर नहीं आते। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो आप नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 + 5 + 7। ठीक है, अब किसी ने पहले 2 और 5 को जोड़ा, उसके बाद 7 को जोड़ा, और एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि 5 और 7 को पहले जोड़ा, 2 को बाद में जोड़ा। तो 2 और 5 7 हुए, फिर 7 में 7 जो ना 14 आया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब 14, 2 5 7, 2 5 7, ये हो गया 2 और 5 7, ये हो गया 7 5 12, 12 और 2 14, दोनों बराबर है, बिल्कुल है ना, बराबर है, दोनों साइड से बराबर आए। जिसने ए बी की संक्रिया पहले कराई, सी की बाद में कराई, जिसने बी सी की पहले कराई, ए बाद में करवाया, दोनों साइड से बराबर आए। चलिए माइनस के लिए बात कर लेते हैं, क्या माइनस में भी ये सारा ही रूल काम कर रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। 2 - 5 - 7, ठीक है, 2 - 5 - 7। एक मेरा जैसा बंदा था जिसने कहा कि भैया मैं 2 और 5 को पहले करवाऊंगा और बाद में 7 को करवाऊंगा। और जो दूसरा मेरा प्रेमी आदमी था, जो मेरा खास मित्र था, उसने कहा कि भैया 5 और 7 को पहले करवाऊंगा और उसके बाद में उनको करवाऊंगा। ठीक है, 2 और 5 आ गए -3, -3 और माइनस के साथ मिला के हुए -10। इस तरफ हुआ 5 में से 7 गया -2, माइनस +2, ये आ गया 4। क्या -10 और 4 बराबर है? तो जवाब है नहीं जी, बराबर नहीं है। अतः ये संक्रिया साचर्य नहीं है। तो बेटा बराबर का चिन्ह जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वो जो संक्रिया है वो साचर्य है या नहीं है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको ऑर्डर, चॉइस ऑफ ऑर्डर कहा जाता है इसको, चॉइस ऑफ ऑर्डर। क्या आपको ऑर्डर चूज करने की स्वतंत्रता संक्रिया देती है या नहीं देती है? तो ये बात है साचर्यता की। अगर आपकी संक्रिया के पास साहचर्यता है, आपकी संक्रिया के पास साहचर्यता है तो ही आपको ये छूट मिलती है। अगर आपके देश लोकतंत्र है, आपका देश लोकतंत्र है, तो सरकार पे सवाल उठाने का अधिकार आपको मिलता है। लेकिन अगर लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, और वहां पर अगर आपने आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो राजा है, उस पर उंगली उठाई, तो वो उंगली वो तो जाएगी, उसके साथ की उंगलियां उड़ जाएगी। समझ गए बात? हो सकता है धड़ भी बचे ना बचे। समझिए बात, कोई चीज फ्री नहीं है बेटा, कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, नियमों के साथ है। तो साचर्यता है तो बराबर का चिन्ह है, वरना नहीं है। एक एग्जाम्पल प्यारा और दे देता हूं, एक अच्छा एग्जाम्पल और है सदिशों की। सदिशों में भी साचर्यता नहीं होती। सदिशों में जो सदिश गुणा होती है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो आप अगर आपने ए और बी की क्रॉस गुणा की और उसके बाद में सी के साथ क्रॉस गुणा की, तो ये कतई ही बराबर नहीं होगा। अगर आपने ए क्रॉस बी क्रॉस किया तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। सदिश त्रिगुणन जो होता है वो साचर्यता की पालना नहीं करता। तो फिर हमें क्या सीखा, इससे हमें क्या मिला? हमें मिला भाई अगर हमारी संक्रिया साचर्य हुई तो ऑर्डर डिसाइड करने का, चॉइस ऑफ ऑर्डर हमारे पास होगा। हमारी मर्जी होगी कि कहां ब्रैकेट लगाएं, कहां ना लगाएं। लेकिन अगर साचर्य नहीं है तो भैया फिर ऑर्डर हम सेट नहीं कर सकते। फिर तो जो क्वेश्चन वाला ऑर्डर देगा सो देगा, ऑर्डर देगा सो देगा, उसमें ही करना पड़ेगा, वरना नहीं करेंगे। बात समझाता हूं, अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए डाउट ही तो गणित है, गणित ही डाउट है। आ जाइए, मान लीजिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से है। यहां पहले आपको ए बी को करना है, फिर सी को करना है, फिर डी को करना है। ठीक है, ये लीजिए, ये एग्जांपल लेता हूं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी संक्रिया डी। अब यहां ध्यान से सुनिएगा बात को कि भाई ये जो ब्रैकेट है, क्या मैं इनको बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता हूं? मैं जाके संक्रिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, हे संक्रिया, क्या आप साचर्य हो या नहीं हो? आप साचर्य हो या नहीं हो? एसोसिएटिव हो या नहीं हो? तो संक्रिया का जवाब आएगा यस या नो में। अगर संक्रिया ने कहा कि यस आई एम एसोसिएटिव, देन आप ऑर्डर को बदल सकते हो। आप ये वाले ब्रैकेट हटा के अपनी मर्जी के ब्रैकेट लगा सकते हो।
छूट है। लेकिन अगर संक्रिया का जवाब है कि नहीं एसोसिएटिव नहीं हूं, तो भाई जो ब्रैकेट जहां लगे पड़े हैं वहीं के वहीं फिक्स रहने दीजिए, कुछ नहीं बदल सकते। अगर कुछ छेड़छाड़ की तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, देख लेना, पूरे घर के बल्ब उड़ जाएंगे, समझ गए बात। तो ये होता है साचर्यता का फायदा। तो आपको संक्रिया से जाके पूछना पड़ता है कि भैया आप साचर्य हो या नहीं हो, ताकि मैं ब्रैकेट बदल सकूं, नहीं बदल सकूं, ये मुझे पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले गुण की बात करते हैं, वो है हमारी क्रम विनिमयता, कम्यूटिविटी। कम्यूटिविटी जिसे कहते हैं क्रम विनिमयता। भैया ये जो है ये गुण इतना कोई खास नहीं माना जाता। क्रम विनिमयता ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये गुण है, क्रम विनिमयता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ग्रुप थ्योरी इसके ऊपर कोई ज्यादा रिलाई नहीं करती। ऐसा नहीं कि भाई कोई संक्रिया क्रम विनिमय है तो बहुत कमाल हो जाता है, नहीं है तो बहुत कमाल नहीं होता। ज्यादातर क्रम विनिमयता हम साइड में रखते हैं, हो तो ठीक है देख लेंगे भाई, तुझे बाद में देख लेंगे, तू बाहर रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिलती। हम बात करेंगे। देखिए क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, क्या आपकी संक्रिया, क्या आपका ऑपरेशन आपको ये अलाउड करता है कि आप दोनों अवयवों की अदला बदली कर सके। क्या आपका ऑपरेशन, क्या आपकी संक्रिया आपको अलाउड करती है कि आप दोनों के नंबर आपस में इंटरचेंज कर सके और संक्रिया का रिजल्ट ना बदले, संक्रिया का रिजल्ट ना बदले अदला बदली करने के बाद, क्या ये चीज आपकी संक्रिया आपको अलाउड करती है, हाँ या ना। अगर जवाब है यस, तो आपकी संक्रिया कम्यूटिविटी है या कम्यूट करती है, आपकी संक्रिया शॉर्ट फॉर्म कम्यूट करती है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने की आजादी आपको मिली है, चेंज ऑफ ऑर्डर, आपको क्रम बदलने की आजादी मिल जाती है अगर आपकी संक्रिया कम्यूट करती है तो, उसके पास कम्यूटिविटी है तो। अगर है तो, नहीं है तो भैया जो जहां पड़ा है उसको वहीं पड़े रहने दीजिएगा, अदला बदली मत करिएगा। हमारी संक्रियाओं के साथ ही देखिए नॉर्मल संक्रियाओं की बात कर लेता हूं। जोड़ में आप ऐसा कर सकते हैं, जोड़ में आप ऐसा कर सकते हैं, 2 + 5 को 5 + 2 करिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है ना, सेम है बिल्कुल। माइनस में जाइए, अलाउड नहीं है क्योंकि 2 - 5 नॉट इक्वल्स टू 5 - 2 नहीं है, हमारा माइनस हमें अलाउड नहीं करता। हमारा गुणा, ये देखिए माइनस ने अलाउड नहीं किया। जैसे हम गुणा पे आते हैं, गुणा हमें अलाउड करता है। हमारे जो नंबरों की, जो रियल नंबरों का जो गुणन है वो हमें अलाउड करता है, कहता है हाँ जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग के पास जाते हैं, भाग मना कर देता है, 2/5 बराबर नहीं होता 5/2, भाग मना करता है, भाग मना करता है। जोड़ हाँ भरता है, जोड़ कहता है कर लीजिए, माइनस कहता है नहीं करिए, फिर गुणा कहता है कर लीजिए, माइन भाग कहता है नहीं करिए। तो हमारी भी जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं उसमें से 2 संक्रियाएं मना करती है। आपने गौर किया, माइनस जो होता है वो जोड़ का उल्टा होता है, इसे इनवर्स कहते हैं, इनवर्स। क्योंकि आप जोड़ का ही तो, आप बताइए आपने माइनस कैसे सीखा, आपने माइनस कैसे सीखा, माइनस आपको सिखाया गया भैया उल्टा। 3 में आपको 3 में 2 टॉफियां दी, कितनी टॉफियां हो गई बेटा, आपको सर 5 हो गई, वापस 2 ले ली, कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3 हो गई। तो माइनस क्या है, माइनस वही है जो आपको दिया गया और वापस ले लिया गया, मतलब इनवर्स होता है। तो माइनस अपने आप में कोई संक्रिया नहीं है, एक्चुअली वो इसी संक्रिया का ही। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो जिसमें सारे संख्याएं हैं, रियल नंबर है, उस रियल नंबर में 2 ही संक्रियाएं होती है, एक तो प्लस और एक गुणा। क्योंकि भाग भी नहीं है, भाग भी एक्चुअली वही रिवर्स है, भाग भी इनवर्स है किसका, गुणा का। तो अगर हमें संक्रियाओं की बात करें तो 2 ही संक्रियाएं हैं हमारे पास बेटा, हमारे पास 2 ही संक्रिया हैं, प्लस की और गुणा की। प्लस गुणा है इसलिए भाग है। अब कोई कहे दिन है तो रात है, क्योंकि दिन हुआ इसलिए रात है, उजाला है इसलिए अंधेरा है। दूसरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक। अब आपने सिक्के पे हेड बनाया तो अपने आप ही टेल बन गया, वो उसका आउटपुट था, है ना। जब आपका इलेक्ट्रॉन बना तो प्रोटॉन भी आ गया, मैटर बना तो एंटी मैटर भी आ गया। हर चीज का एक रिवर्स पार्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, वो भी ऐसा यहाँ पे हुआ। संक्रिया की इनवर्स ऑपरेशन भी हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो इनवर्स है, ये जो यूनिवर्स है, ये मना कर रहे हैं। खुद जो ओरिजिनल है वो कह रहे हैं भैया स्वागत है, कम्यूटिविटी का स्वागत है, हम करते हैं। लेकिन जो इनवर्स है वो कह रहे हैं ऐसे कैसे करते हैं, हम नहीं करेंगे। उसका मतलब है इनवर्स है, इनवर्स हमेशा अपोजिट में चलते हैं, अपोजिट में चलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। आप एसोसिएटिविटी को देख लीजिए, एसोसिएटिविटी क्या थी, इन दोनों ने मानी थी, दोनों ने मानी थी, गुणा ने
और जोड़ दोनों ने मानी थी, लेकिन माइनस और भाग ने मना की थी। तो इनवर्स जो होते हैं ना वो अपोजिट चलते हैं, किसके? अपनी मूल संक्रिया के। मूल ऑपरेशन जो है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, उसकी विरोध में आते हैं। बात समझ में? क्रम विनिमयता का क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली घटना पे आते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे कहते हैं तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट कमाल की चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम देखिए, अभी मैं इसकी एग्जिस्टेंस की बात करूंगा कि ये है या नहीं है। जैसे एक बार देखते हैं तो हमें लगता है यार इतना ब्रह्मांड है, ऐसे पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, इतने बड़े बड़े बने, किसी ने तो बनाए होंगे। तो वहां से आता है एक ईश्वर की परिकल्पना की समझ। फिर आती है कि भैया वो है कहां? दो बातें हुई, आइडेंटिटी है, फिर क्या वो सही में है, विद्यमान है? लगता है आइडेंटिटी है, लेकिन क्या वो हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द है, हम उससे मिल सकते हैं, वो हमारे प्रभाव में है? ठीक है ना? तो फिर आता है एग्जिस्टेंस की बात। एग्जिस्टेंस का मतलब उपस्थिति की बात। तो अभी दो बातें करेंगे, पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट तो डिफाइन करें, फिर उसके बाद उसकी उपस्थिति की बात करेंगे। अगर कोई एलिमेंट ई कोई एलिमेंट है संक्रिया के लिए, वो ऐसा हो, ध्यान से लीजिए, ए संक्रिया ई अगर मैं करूं, ई जो है ये बड़ा कमाल का है, इसका नाम ई रखा है। आप कोई और नाम देना चाहें तो स्वतंत्र है, फ्री है, आपको ठीक लगे वो नाम दे दीजिएगा। एक अवयव है ई। ए संक्रिया ई करने पर अगर ए वापस लौट आता है बिना किसी बदलाव के, या फिर अगर मैंने ई को आगे भी रखा और उसके बावजूद भी ए वापस लौट आया, यानी ए पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव ई ने नहीं डाला। देखिए गौर करिए, कोई प्रभाव नहीं डाला है भाई साहब, कोई भी प्रभाव ई ने नहीं डाला। ई ने बेचारे ए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ ऐसा कि इंसान गया शेर के पास, शेर ने उसको कहा ठीक, कैसा है, बढ़िया है, मजे में है, चल ठीक, घर जा, चला जा, मैं छोड़ देता हूं। ये कुछ ऐसा सा है। ई से संक्रिया करवाई, दोनों साइड से करवाई और बंदे के कोई फर्क नहीं डाला। और इस बात से भी कोई ये नहीं फर्क पड़ता कि अब कोई कह दे भाई शेर के पास में अपने बच्चे को भेजा था इसलिए वो परेशान नहीं किया, किसी बूढ़े को भेज के देख लिया, उसको भी परेशान नहीं किया। यानी हमने हमारा जो समुच्चय था, उस समुच्चय के हर अवयव को वहां भेज के देखा, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कि भैया ये तो बहुत बढ़िया है। बस इसी का नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो अपने समुच्चय के, जो समुच्चय है उसके किसी भी अवयव को परेशान नहीं करता हो। परेशान नहीं करने का मतलब है उसमें कोई बदलाव ना करता हो। आपने संक्रिया भी करवाई, उसने कोई फर्क नहीं डाला। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबरों में आते हैं। अगर हम नेचुरल नंबरों पे आए, जोड़ की संक्रिया पे आए, ठीक है, जोड़ की संक्रिया में है तो हमारा जो तत्समक होता है वो जीरो होता है। आप जोड़ सकते हैं नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसे जीरो से जोड़िए, उसमें जीरो कोई फर्क नहीं डालेगा। क्या डालेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं डालेगा। ऐसे ही नेचुरल नंबरों में जो गुणा है उसके लिए 1 काम करता है। आप 1 को किसी से गुणा करवाइए, 2 into 1 2, 1 into 2, किसी को फर्क पड़ेगा? अगर मैं 2 की जगह 3 ले लूं तो 3 की जगह 4 ले लूं तो 1 किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से हमारा तत्समक एलिमेंट, जोड़ के हिसाब से तत्समक अवयव हुआ 0। इस समुच्चय और इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हुआ 0। इस समुच्चय, इसका तत्समक अवयव हुआ 1। तो तत्समक अवयव अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। इस समुच्चय का अलग, उस संक्रिया का अलग, ये अलग अलग हो सकते हैं। दोनों बातों पे डिपेंड करता है, समुच्चय पे भी और संक्रिया पे भी। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि भैया ये तो लग रहा है कि हाँ ईश्वर है, इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है। अब हमें सबूत भी चाहिए। भैया सबूत दिखाओ। मानना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये चल रहा है, ऐसे थोड़ी चल सकता है, बिना किसी ईश्वर के थोड़ी चल सकता है। बात ठीक बैठी, दिमाग में भी ठीक बैठ रही। लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है कि यार एक बार दर्शन दे दो महाराज, ताकि यकीन भी हो जाए कि हाँ आप, सिर्फ जो मैं मान्यता है मेरी, जो मेरा विश्वास है वो सही साबित हो जाए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि भैया तत्समक तो हो गया, लेकिन हमारा जो तत्समक है वो ऐसे ना हो कि हमें सिर्फ मान्यता या विश्वास पे ही चलना पड़े। हमारा ई जो है वो हमारे समुच्चय पे पास होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सावधान, है ना। चैन से सोना है तो जाग जाइए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। देखिए ये बात आ गई। तो क्या है, पहले तो ई ऐसा होना चाहिए कि वो हार्मलेस हो। मैंने ये खुद का बनाया हुआ शानदार वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये, हार्मलेस। ई जो होता है वो हार्मलेस होता है। आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है जो हार्मलेस होता है, नुकसानदायक नहीं होता, किसी को परेशान नहीं करता, बेचारा हार्मलेस हो। और सिर्फ हार्मलेस ही ना हो बल्कि वो हमारे चिड़ियाघर में भी हो।
वो हार्मलेस हमारे चिड़ियाघर में भी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। पहली बात तो भैया ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, संक्रिया के लिए होना चाहिए, फिर वो समुच्चय के पास ही होना चाहिए। समुच्चय से बाहर हुआ तो भैया फिर तो सिर्फ विश्वास सिस्टम या बिलीफ सिस्टम में आ जाएंगे काम, है ना। वरना अगर मान लो साक्षात दर्शन हो गए तो काहे का विश्वास, है ना। तो मैथ्स चाहती है कि भैया वो हो भी और समुच्चय के पास भी हो। तो इसीलिए कभी ये नहीं कहते आइडेंटिटी एलिमेंट, कहते एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पूरा वर्ड ये लिखा जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के होने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ होने का मतलब क्या यार, हो सकता है। अब ये रहा नेचुरल नंबर, ये देखिए इसके बाद 0 है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बेचारे के पास नेचुरल नंबर में ई 0 कहाँ होता है, नहीं होता, तो नहीं है। तो सिर्फ आइडेंटिटी मतलब ये थोड़ी है कि लग रहा है हाँ भैया होना चाहिए, लेकिन वो वहां भी होना चाहिए। अब क्या 0 जो है वो क्या एन में होता है, 0 क्या नेचुरल नंबर में है, तो जवाब है नहीं है। लेकिन ये है, ये अपने आप में कंप्लीट है। 1 जो है वो नेचुरल नंबर में है, 1 नेचुरल नंबर में है। तो हम दो बातों पे ध्यान रखेंगे, तत्समक का होना, जो शर्त है उसको पूरा करने वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, और फिर वो हमारे पास भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, कमाल की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बहुत सारी बातें हैं जो बच रही है। एक बात ये, कई बार एक साइड तो आपको ऐसा वे मिल जाता है जो एक साइड से काम करता है, लेकिन दूसरी साइड से काम करने वाला नहीं मिलता। मतलब एक साइड से काम कर रहा, दूसरी साइड से काम नहीं कर रहा, एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड से नहीं आ रहा। जैसे जो माइनस पे देख लीजिए, माइनस में 0 जो है वो एक साइड से बहुत सुंदर काम करता है, ये देखिए कर रहे, आपको वापस ए लौटा दिया, a माइनस 0 बराबर है, a माइनस 0 बराबर है। तो आपको लगा भैया माइनस के लिए 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि 0 ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माइनस में 0 एक साइड से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरी साइड से ये लीजिए 0 माइनस ए बराबर माइनस ए, फर्क डाल रहे हैं। तो इनमें आइडेंटिटी है, लेकिन सिर्फ एक साइड की है, तो उसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। भैया एक साइड से काम करे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से काम करे, राइट से काम नहीं कर रहा, या राइट से काम कर रहा है लेफ्ट से काम नहीं कर रहा, ये नहीं चलेगा भैया, दोनों साइड से काम करना पड़ेगा। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से होना चाहिए, वरना एक साइड से होती है तो उसको कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। जो सिर्फ लेफ्ट साइड से सही है उसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेफ्ट आइडेंटिटी। और जो राइट साइड से हो उसको कहते हैं राइट आइडेंटिटी। और जब दोनों हो तो लेफ्ट राइट का क्या झंझट, जब दोनों साइड से ही है तो फिर क्या कहना चाहिए, फिर कहना चाहिए आइडेंटिटी, फिर लेफ्ट राइट वाला वर्ड हटा देते हैं, और हमारे दोनों साइड वाली चलेगी, एक साइड नहीं चलेगी ना भैया, कैसे चलेगा, है ना। खाली समोसा खिला दो, जलेबी ना खिलाओ, नहीं भैया मजा नहीं आएगा, क्योंकि खाली नमकीन दे दिया मीठा नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा। मीठा नमकीन दोनों चाहिए, तो दोनों साइड से हो तो ही हम उसको मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं, कोई संक्रिया लेके आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, कि भैया Q प्लस, मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं Q प्लस की बात कर लेते हैं। Q प्लस का मतलब होता है प्लस वाली सभी इसके अंदर है। ठीक है, संक्रिया है इसकी स्टार, बताऊंगा कि संक्रिया स्टार कैसे काम करती है। संक्रिया इस तरीके से है, A स्टार B बराबर है AB बटा 4। इस तरीके से संक्रिया काम करेगी। A और B Q से लिए गए हैं, Q प्लस से लिए गए हैं, जो आपका समुच्चय है उससे लिए गए, तो कोई ना कोई समुच्चय दिया गया होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको बताना है कि क्या इस समुच्चय की आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या विद्यमान है। देखिए दोनों बातें चलेगी, ऐसे नहीं कि सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, होना और विद्यमान होना दोनों ही जरूरी है। ठीक है, चलिए माना कि भैया इसके पास ऐसा एलिमेंट है, माना उसका नाम है ई, उस भैया का नाम है ई, और हमने ई के साथ संक्रिया करवाई, तो हमारे पास आएगा वापस ए आना चाहिए, और दोनों साइड से आना चाहिए, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। हम दोनों साइड से निकालेंगे, दोनों साइड से आना चाहिए, बराबर आना चाहिए और विद्यमान होना चाहिए, तब हम स्वीकृति देंगे, तब हम साइन करके देंगे भैया फाइल आगे बढ़ाओ। ठीक है, पहले हम इस साइड में आ जाते हैं, आ जाओ, पहले हम इस साइड का काम पूरा करते हैं। हमारी संक्रिया क्या है, ये वाली। इस संक्रिया के हिसाब से हमारा हुआ AE बटा 4 बराबर हुआ हमारा A। फिर इस साइड से आएंगे, दूसरी साइड से, सेकंड साइड से, दोनों साइड से आना है ना हमें, तो दूसरी साइड से आएंगे तो ये होगा A बराबर AE बटा 4। ये लीजिए, हम दोनों साइड से आ गए, दोनों साइड से आ गए। ठीक है, इस साइड से अगर सॉल्व करें, वज्र गुणा करें, तो AE बराबर आ गया 4A।
ठीक है, ए का मान निकालेंगे तो 4a/a, लेकिन ए को जब आप भाग में ले जाते हैं कोई भी संख्या को, तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होता है, बढ़िया, कितना बढ़िया वर्ड है, सुनिश्चित करना होता है, एकदम कंफर्म करना होता है कि कहीं ए 0 तो नहीं है भैया, ए 0 तो नहीं है ना भैया, ए 0 नहीं है, क्योंकि ए जो है वो क्यू प्लस से लिया गया है, ए क्यू प्लस से लिया गया है, क्यू प्लस में ना तो कोई माइनस का है ना कोई 0 है, क्यू प्लस में केवल प्लस प्लस वाले हैं, केवल प्लस वाले हैं। क्यू प्लस का मतलब है जिसमें से प्लस प्लस के हैं, इसमें से प्लस के हैं, और 0 प्लस में नहीं आता, 0 ना माइनस में आता है ना प्लस में आता है, तो ये तो कह रहा है भैया सिर्फ प्लस वाले, तो क्या 0 प्लस में आता है, नहीं आता, नहीं आता तो फिर प्लस वाले, तो 0 इसमें नहीं है तो बच गए, तो 0 नहीं है तो बटे में ले जा सकते, कट गया, ये आ गया 4, तो भैया एक साइड से 4 आया, दूसरी साइड से कंफर्म करते हैं, ए से 1 काटा, ठीक है, काटने की जरूरत क्या है, वजह गुना कर दीजिए, ए को भेज सकते हैं क्योंकि वो 0 नहीं है, तो ए बराबर 4 आया, दोनों साइड से 4 4 आ रहा है, तो ये बात तो कंफर्म करता है कि भैया तत्समक है तो सही, लेकिन अब विद्यमान है क्या वो और देख लेते हैं। हमारा आंसर आया 4, 4 जो है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है, 4/1 लिख सकते हैं 4 को, 4/1 परिमेय संख्या हुई नहीं हुई, तो सही क्यू में है, क्यू में है, 4/1 दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, तो क्यू प्लस में, बिल्कुल साहब, क्यू में भी है प्लस की भी है, तो क्यू प्लस में हुई नहीं, ये क्यू प्लस में हुई। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल और आप ट्राई कर लीजिएगा, जिससे ये बात और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपको बताया गया, उसमें रख के आप सॉल्व करते हैं दोनों साइड से, पहले दोनों साइड से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो आपके पास है, वो आपके पास अगर है तो समुच्चय में है तो कंफर्म हो जाए तो ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं, हमारी इनवर्स एलिमेंट, और वो भी एग्जिस्टेंस, यहां पे भी एग्जिस्टेंस जरूरी है, सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्टिबल एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ, देखिए तत्समक की खासियत ये थी कि पूरे समुच्चय के लिए एक ही तत्समक हो जाता है, एक तत्समक समुच्चय के हर अवयव के लिए होता है, वो एक ही होता है और वो पूरे समुच्चय की जिम्मेदारी ले लेता है, पूरे समुच्चय की जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन जब इन्वर्टिबल एलिमेंट आता है तो हर एलिमेंट के पास अपना एक जोड़ा होता है, हर एलिमेंट के पास अपना एक जोड़ा होता है। जैसे ए आपका एक एलिमेंट है, उसके पास अगर विद्यमान हुआ तो, नहीं हुआ तो भैया हम कह ही नहीं सकते, है ना, सबके पास जोड़े तो नहीं होते, ये बात भी सच है। तो जिसके पास होगा वो ये शर्त पूरी करेंगे। तो जैसे ही आप ए को उसके जोड़े के साथ, जो प्रतिलोम अवयव कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, इन्वर्टिबल एलिमेंट कहलाएगा, उसके साथ जब संक्रिया कराएंगे तो वो ई बनाएंगे, ई मतलब जो तत्समक अवयव है वो बनाएंगे। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि अगर तत्समक अवयव नहीं हो तो प्रतिलोम भी नहीं होता, बिना तत्समक के प्रतिलोम नहीं होता। जैसे बिना पानी के मछलियां नहीं हो सकती, बिना पानी के मछलियां नहीं हो सकती, बिना पानी के, पानी हो मछलियां ना हो सकता है, लेकिन मछलियां हैं और पानी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, बिना पानी के मछलियां नहीं हो सकती, तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो बिना तत्समक के, बिना लिख लीजिए, बिना तत्समक के प्रतिलोम अवयव नहीं हो सकता, प्रतिलोम अवयव नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि जहां ई नहीं है, हाँ ई हो फिर भी प्रतिलोम ना हो सकता है, लेकिन ई ना हो प्रतिलोम हो, ये नहीं हो सकता। तो बिना प्रतिलोम के, बिना तत्समक के प्रतिलोम नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो शर्त है ये आप लगाएंगे, ये लगा के आप दोनों साइड से, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से नहीं चलेगा, राइट हैंड साइड से भी नहीं चलेगा, दोनों साइड से आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात, अगर ए आपके समुच्चय का हिस्सा है तो हम ए डैश से भी उम्मीद करते हैं भैया, है ना, जैसे जोड़े आप बनाते हो, शादियां आप करते हो, तो लड़कियां कोई मंगल ग्रह से थोड़ी लाते हो, या लड़के कोई शनि ग्रह से थोड़ी लाते हो, है ना, वहीं से तो उठाते हैं, वही लड़के होते हैं, वहीं से लड़कियां होती है, उनकी शादियां होती है, उन्हीं के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही है, जहां से आप ए लेते हैं वहीं से ये आपका ए डैश आना चाहिए, है ना, हर ए के लिए ए डैश आना चाहिए, तब हम कहते हैं भैया एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट होते ही हैं, ठीक है ना, वो उसके साथ वहां पे विद्यमान होना चाहिए। क्लियर हुई ये बात क्लियर है। और हम हमारे समुच्चय के हर अवयव के लिए उम्मीद करते हैं कि भैया हमारा कोई भी अवयव बिना जोड़े के ना रहे। अभी हम बात करेंगे, देखिए कुछ शर्तें अभी और चिपकाएंगे हम, ऐसा नहीं है। तो पहले ये प्रतिलोम अवयव वाली शर्त समझ में आई।
आइए मैं आपको ये भी जो संक्रिया वाली बात एग्जाम्पल कर रहा था क्यू प्लस वाला, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ प्रतिलोम अवयव क्यू प्लस वाले से। तो ये थी आपकी संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए बी बटा 4 था, तो बी की जगह आप ए डैश बराबर ई कितना आया था 4 आया था, याद है ना आपको, ई 4 आया था, ई जो था वो 4 आया था, तो मान रख दीजिए 4। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड से संक्रिया करें, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर से संक्रिया करें तो हम पाते हैं कि भाई ए डैश बटा 4 बराबर ई हमारा था 4, ई हमारा था 4, तो ए डैश बटा 4 बराबर 4, तो इससे हमारा ए डैश बराबर आ जाएगा 16 बटा ए। और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए 0 नहीं है, हमारा ए 0 नहीं है क्योंकि क्यू प्लस में 0 आता ही नहीं है। तो इस साइड से ये आया और इस साइड से निकालें दूसरी साइड से तब भी यही आएगा, अगर आप दूसरी साइड से निकालें तब भी यही आएगा। तो ये हुआ 16 बटा ए। अब हम देखा ये ए पे डिपेंड कर रहा है, प्रतिलोम ए पे डिपेंड करता है, ए आपका क्या है उसके हिसाब से आपका प्रतिलोम डिसाइड होगा। सपोज कीजिए अगर ए 2 है तो आपका ए डैश डिसाइड होगा 16 बटा 2, 16 बटा 2 जो कि हुआ 8। अगर ए आपका 3 है तो आपका उसके लिए जो प्रतिलोम है, जो इनवर्स एलिमेंट है वो होगा 16 बटा 3। तो इस तरीके से जो आप ए तय करेंगे उसके हिसाब से आपका ए डैश तय हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पे हमारी टेंशन इस बात की होती है कि भैया कोई ऐसा ए तो नहीं है जिसके लिए ए डैश नहीं आए। हमारी जो चिंता है वो ध्यान रखिए, क्या कोई ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा ए तो नहीं है जो हमारे सेट का हिस्सा तो हो परंतु उसके लिए ए डैश आए ही नहीं, ए डैश ना आए, ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है। पहले तो हमें ये चेक करना होता है, फिर दूसरा हमें ये चेक करना होता है चलिए ए के लिए ए डैश आ गया, ए डैश हमारे सेट में है या नहीं है। ये दो चिंताएं हमें खाती है, ये दो चिंताएं हमें परेशान करती है। नंबर 1, हर ए का ए डैश होना चाहिए। अभी हम जैसे आगे कंसेप्ट को बढ़ाएंगे तो हमें जरूरत है कि भैया कोई हमारा भाई जो है वो बिना जोड़े के कैसे रहे, सबको जोड़े बनने चाहिए, हर एलिमेंट का जोड़ा यहाँ तैयार होना चाहिए। तो हर ए के लिए ए डैश होना चाहिए, हर ए के लिए ए डैश होना चाहिए, ठीक है, और ए डैश ए में होना चाहिए। अगर ये है तो हम कहते हैं भैया ठीक है, वरना गलत है। अभी हम इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमारी ये नहीं कि प्रतिलोम आ गया, आज्ञा से काम नहीं चलेगा भैया, आज्ञा से काम नहीं चलेगा। आने के बाद में उसका ग्रुप में होना, उसका समुच्चय में होना। अभी ग्रुप नाम गलत ले लिया मैंने, ग्रुप तो अभी आया ही नहीं, अभी आएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा और इसमें रिफाइनमेंट करेंगे, थोड़ा सुधार करेंगे। अभी तो आप समझ गए कि हम प्रतिलोम अवयव की क्या बात करें। भैया इन दोनों साइड से जो एलिमेंट आए और वो एलिमेंट अगर ए के पास हो, वो जो एलिमेंट आए है ना, वो अगर ए के पास हो तो हम कहते हैं भैया प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए इसको कंसेप्ट को, अब जितना हमने पढ़ा है इनको मिलाकर कुछ बनाते हैं, है ना। अब कढ़ी बनाते हैं, है ना, या खिचड़ी बनाते हैं, मिक्स करते हैं सबको और एक खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने? सबसे पहले हमने नंबर 1 हमने पढ़ा एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो खाली ना हो, ठीक है। फिर एक ऑपरेशन पढ़ा बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिविटी, उसके बाद हम गए कम्यूटिविटी पे। उसको मैंने जैसे कहा था साइडलाइन कर दीजिए एक बार एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी पे आ जाइए, आइडेंटिटी पे आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप खाली आइडेंटिटी बोल सकते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। और फिर था हमारा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। नंबर 6 फिर आती है कम्यूटिविटी। ये हमारे लिए कोई, जैसे मैंने बताया कि ये कोई बहुत कारगर चीज़ नहीं है, बिना कम्यूटिविटी के भी सब चीज़ें आराम से काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि कम्यूटिविटी हो तो ही काम चलता है, तो इसको हमने लास्ट में रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड था बाइनरी ऑपरेशन में आपको शायद बताना भूल गया ढंग से, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन की क्या जरूरत है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन खाली ऑपरेशन चल जाएगा क्या, बाइनरी की क्यों जरूरत है? देखिए बाइनरी की इसलिए जरूरत है कि अगर आपने सिंपल ऑपरेशन लिया तो क्या होगा, आपने संक्रिया करवाई, संक्रिया कराने के बाद में जो आपका उत्तर आया, जो आपका आंसर आया, वो पता नहीं क्या आएगा। और वरना क्या होता, बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता, आपको पता है कि भैया आप जो ले रहे हो वही आपको मिलने वाला है, जो आप ले रहे हो वही मिलने वाला है। जैसे नंबर लिए नंबर मिलने वाला है, हाथी लिए हाथी मिलने वाला है, घोड़े लिए घोड़े मिलने वाले। एक क्लियरिटी होती है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, आपको वापस उसी सेट में वापस लेके आता है, जिस सेट में आप हो आपको घुमा के वो उसी सेट में लाता है। अब उसी सेट में लाता है, इसका मतलब है वो सेट जिनका था उन्हीं में से ही कोई ना कोई आपका आंसर होगा। मतलब आप ऐसे देख रहे हैं, अच्छा तू ही तो ए बी है, तू ही सी है, इनमें से कोई ना कोई सी है, इनमें से कोई तो ए बी है, इनमें से कोई सी है, तो जो बन के आएगा वो भी इनमें से ही होगा। तो एकदम क्लियरिटी होती है कि भैया पर्सन भी यही है, उत्तर भी यही है। कुछ झंझट नहीं है कि पता नहीं पर्सन तो यहां से उठाया, उत्तर पता नहीं कहां है, कौन उत्तर है भगवान जाने।
ऐसा झंझट नहीं है, ऐसे क्लियरिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई जिस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ही तो हमारे ए बी हो और उसके अंदर ही हमारा सी हो। सी कौन है यहाँ पे, ए और बी की संक्रिया से जो बना वो सी है, तो सी भी हमारा वही है। तो कोई टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार की परवाह नहीं, कोई टेंशन, किसी बात का झंझट नहीं है ना, कि भैया कहाँ जाएगा, क्या आएगा, क्या। हमने संक्रिया तो करा दी, डरे हुए हैं, और भाई क्या होगा, संक्रिया करवा दिया, पता नहीं विस्फोट हो गया तो, बम फूट गया तो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि जहां से ए बी लिया है वहीं पे आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्लियर हो गया होगा आपके। अब बात करते हैं, जैसे मैं बताया था, अब स्ट्रक्चर बनाने शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब इन दो को मिला के ये वाली खिचड़ी, इसमें ये मिला दो तो ये हिमाचल की स्पेशल खिचड़ी बन जाती है, ये वाली मिला दो तो ये शेखावाटी की खिचड़ी बन जाती है, ये मिक्स कर दो तो ये बन जाती है। ऐसा कुछ अब शुरू करते हैं। नॉन एम्प्टी सेट प्लस बाइनरी ऑपरेशन, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो बनता है ग्रुपोइड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे ग्रुपोइड बनता है। ग्रुपोइड का मतलब यही होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट हो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हो, जब दोनों मिल जाए आपके पास तो एक ग्रुपोइड बन जाता है। लेकिन अगर उसी ग्रुपोइड में आपका जो संक्रिया है, आपका जो ऑपरेशन है, अगर वो एसोसिएटिव भी है, अगर ये शर्त और पूरी कर देता है तो इसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। इसे हम कह देते हैं सेमी ग्रुप, ठीक है। अगर यदि आपका जो सेमी ग्रुप है 1, 2, 3 शर्तें पूरी कर रहा है, साथ ही साथ अगर ये वाली शर्त मतलब आइडेंटिटी वाली शर्त और पूरी कर देता है तो हम कहते हैं भैया ये मोनोइड है, इसको मोनोइड कहते हैं। एक एक शर्त पूरी करते जाओ, इनाम पाते जाओ, फिर इसको मोनोइड कह देते हैं। और उसके बाद अगर इसमें इन्वर्स एलिमेंट और शामिल हो जाए, हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी शामिल हो, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप। भैया ये ग्रुप है, ये ग्रुप का आइडिया कहलाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 चीजें मिला के विशेष प्रकार की जबरदस्त खिचड़ी बनाती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है, जिसका नाम है ग्रुप। और ग्रुप में अगर कॉम्युटिविटी और शामिल हो जाए, ग्रुप तो है ही, प्लस कॉम्युटिविटी और मिल जाए तो इसको कहते हैं कॉम्युटेटिव ग्रुप, कॉम्युटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ये जो अबेलियन ग्रुप है ये एक्चुअली कोई नाम वैसा नहीं है, ये आबेल के नाम पे, हेनरी आबेल के नाम पे। हेनरी आबेल जो है वो मैथमेटिक्स के जबरदस्त गणितज्ञ थे, जबरदस्त। हेनरी आबेल जबरदस्त मैथमेटिशियन थे और बहुत रामानुजन की तरह ही बड़े ही उच्च कोटि के जीनियस थे, उच्च कोटि के जीनियस थे। इन्होंने ग्रुप थ्योरी के ऊपर जो काम किया वो लाजवाब था, लाजवाब काम इन्होंने किया। और छोटी सी उम्र में उन्होंने ये बम फोड़ा था। छोटी सी उम्र में इन लोगों ने, हेनरी आबेल ने छोटी सी उम्र में बम फोड़ा था। और हेनरी आबेल के लिए कहा जाता था कि हेनरी आबेल ने, छोटी सी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, बड़ा गरीब बच्चा था लेकिन जीनियस था। अधिकतर होता क्या, गरीबी में ही जीनियस निकल के आते, नॉर्मली होता है। तो गरीब थे लेकिन जीनियस थे। तो इन्होंने जो ग्रुप मैथ्स के ऊपर काम किया, और मैथ्स में भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे और भी ब्रांचों में काम किए, और भी काम किया है, लेकिन जो ग्रुप थ्योरी पे जो काम किया वो लाजवाब था। और जो इन्होंने काम करके छोड़ा, उसके बारे में कहा जाता है कि आबेल ने इतना काम किया कि 500 साल, आने वाले 500 साल तक गणितज्ञ इस काम को बढ़ाते रहेंगे तो काम खत्म नहीं होगा। 500 साल, सोचिए, जहां से हेनरी आबेल थे वहां से उन्होंने जो काम किया वो काम इतना था कि अगर उसको पढ़ा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए तो 500 साल लग जाएंगे इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को उसको आगे बढ़ाने में। इतना काम हेनरी आबेल ने किया था। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए इस ग्रुप का नाम रखा गया अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ी सी भावनाओं को समझिए। भावनाएं नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। देखिए ग्रुप कौन है, जैसे खिचड़ी कौन है, खिचड़ी ये मिलाने से जो बनता है उसको खिचड़ी कहते हैं। सेम ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप कहते हैं अगर आपके पास कोई समुच्चय है जो कि अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो एसोसिएटिव है, मतलब आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हार्मलेस एलिमेंट है जो नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके पास हर एलिमेंट के पास अपना एक जोड़ा है इनवर्स का, हर एलिमेंट के पास सब है। ये सब बातें अगर किसी समुच्चय और संक्रिया अगर ये सारी बातें पूरी करती है तो हम कहते हैं भैया वो ग्रुप है। ग्रुप कौन हुआ, कुछ शर्तों का नाम हुआ। समकोण त्रिभुज कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ट्राइंगल होता है जो ऐसा होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। बस दो चीजों को मिलाइए, ट्राइंगल प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। वैसे ग्रुप है। ग्रुप क्या है, एक सेट जो नॉन एम्प्टी है, उसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, ऑपरेशन एसोसिएटिव है, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, उनके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है। ये सब बातें जिस नॉन एम्प्टी सेट
और एक संक्रिया ऑपरेशन, ये दोनों मिलकर अगर ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो इसको दर्जा मिल जाएगा कर्नल का, कि भैया ये कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है ना, ये मेजर है। अगर कोई सेट, नॉन एम्प्टी सेट, किसी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये सारी बातें पूरी करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं भैया बधाई हो, ये लो स्टार। किस बात का स्टार? ग्रुप का। तुम ग्रुप हो, आज से तुम्हारा ग्रुप माना जाएगा। हम ऐसे तो करते हैं। मेजर क्या होता है, असिस्टेंट लेक्चरर क्या होता है, एसोसिएटिव लेक्चरर क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, या खाली प्रोफेसर क्या होता है, ये पद तो होते हैं कि भैया आपने ये कर लिया, अब आप ये बन गए, ये कर लिया तो आप ये बन गए। तो ऐसे ही आप यहाँ बने, आपने ये कर लिया, 5वीं पास कर ली, प्लस उसके साथ ये और कर लिया तो आप ग्रुपोइड कहलाओगे। इतना इतना कर लोगे तो आप सेमी ग्रुप कहलाओगे, इतना इतना कर लोगे तो आप मोनोइड कहलाओगे, इतना इतना कर लोगे तो आप ग्रुप कहलाओगे, इतना इतना कर लोगे तो आप एबेलियन ग्रुप कहलाओगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ये है ग्रुप। ग्रुप कुछ और नहीं, कुछ शर्तों का नाम है। अब थोड़ा सा मोटिवेशन की बात करते हैं। आप लोगों को भी मोटिवेशन नहीं आया यार? ग्रुप मोटिवेशन, कि भैया ग्रुप का मोटिवेशन कहां से आया? क्यों बिना मतलब में ग्रुप ग्रुप खेल रहे हो आप? ग्रुप मोटिवेशन, ग्रुप मोटिवेशन ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप मोटिवेशन क्या है? ग्रुप मोटिवेशन का मतलब है कि भाई ग्रुप का आइडिया कहां से आया? उड़ता हुआ है, ऐसे हवा में उड़ता उड़ता अचानक ही आके दिमाग में फंस गया और आगे। इसे एक समझिए, त्रिभुज के बारे से शुरू करते हैं, ट्रायंगल से शुरू करते हैं। हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ट्रायंगल को तो सब जानते हैं भैया, 3 भुजाओं वाला, कमाल की आकृति, जिसने दुनिया की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, कमाल सुनिएगा, कमाल देखिए। ट्रायंगल ट्रायंगल होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 3 भुजाएं होती है, डैश डैश डैश, उससे जुड़ी कई बातें होती हैं। ट्रायंगल बड़े मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था, बड़े आनंद से ट्रायंगल की जिंदगी बीत रही थी, हमने भी ट्रायंगल। फिर किसी दिन पाइथागोरस आए और पाइथागोरस को पता लगा कि अगर मैं इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री कर दूं तो त्रिभुज, देखो तब पहले वो भी थे, जो 90 वाले भी थे, विदाउट 90 वाले भी थे, सारे थे। लेकिन पाइथागोरस के दिमाग में आया कि अगर यार मैं ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री कर दूं, इनमें से एक कोण 90 का कर देता हूं, एक कोण अगर 90 डिग्री ले लेता हूं, तो लेते ही उन्हें पता चला कि भाई ये तो कमाल हो जाता है। कमाल ये हो जाता है कि इसके 90 के सामने वाली जो भुजा है, सामने वाली जो साइड है, उसका स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ये हो जाता है, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। लेकिन पाइथागोरस को भी नहीं पता था कि उन्होंने एक माइन के ऊपर पैर रख दिए, अब तो बम फूटने वाला है। फिर बाद में शुरू हुआ एक बड़ा खेल, एक बड़ी जबरदस्त, क्योंकि जब पाइथागोरस को ये मिल गया तो लोगों ने भी खुदाई करनी शुरू की। यार जब पाइथागोरस को कुछ मिला है तो हम भी ट्राई करते हैं, कुछ निकल के आएगा। तब इससे पढ़ने के बाद पता चला कि भाई इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बनाई जा सकती है, पूरी की पूरी, इसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई जा सकती है। ट्रिग्नोमेट्री बन गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, वो आ गए, उनके बहुत सारे अनुप्रयोग आ गए, बहुत सारी चीजें निकल के आने लगी। फिर ट्रिग्नोमेट्री को पता लगा, फिजिक्स को लगा, अरे यार ये चीज तो मेरे काम की है, अगर मैं इसको अपने यहाँ पे काम में लूं तो ये तो बहुत जबरदस्त हो सकती है। तो उन्होंने, फिजिक्स वालों ने इसको काम में लेना शुरू किया तो उन्हें और जरूरत पड़ी कि भैया थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और चाहिए। तो मैथ्स वालों ने कहा लो और ट्रिग्नोमेट्री लो, और नई नई खोजें होनी शुरू हो गई ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। धीरे धीरे जो फिजिक्स के अंदर वो रमता चला गया, उसकी बाढ़ आ गई, इसके ऊपर और नई नई चीजें खोजी जाने लगी, खुदाई शुरू हो गई भाई, पूरी खुदाई शुरू हो गई। हर कोई जा रहा है समकोण त्रिभुज को खोद रहे। और पता चला ये सब हुआ किसकी वजह से? इस 90 डिग्री की वजह से हुआ। ये जो इतना सारा हो हल्ला मचा है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट हुआ है, और आज आप देखिए पूरी फिजिक्स आपने 11-12 की पढ़ी होगी, भरा पड़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, भरा पड़ा नहीं पड़ा। तो ये कहां से आया? इस 90 की वजह से तो आया। क्या पहले वाले त्रिभुजों में 90 कोण नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि त्रिभुज के साथ अगर सिर्फ 90 डालकर उसके ऊपर अध्ययन किया जाए तो कुछ हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, समझिए बात को। त्रिभुज पहले भी थे, है ना, जैसे लोग पानी के अंदर पहले भी तैरते थे, ठीक है, सब ऐसे ही था। तो ऐसा नहीं है कि आर्किमिडीज से पहले लोग तैरते नहीं थे। आर्किमिडीज से पहले भी लोग पानी में तैरा करते थे, तैरते भी थे, डूबते भी थे।
डूबते भी थे, तैरते भी थे, सब थे। लेकिन आर्किमिडीज वो पहले व्यक्ति थे जिसने क्वेश्चन पूछा कि भैया पानी में तैरते कैसे हैं, और जो डूबते हैं वो क्यों डूबते हैं, कारण क्या है, क्या करना होगा कि पानी में तैरा जा सकता है, क्या कारण होगा कि पानी में डूबा जाता है। तो पहली बात है कि उससे पहले भी पानी में लोग तैरते थे, उसके बाद भी पानी में लोग तैरते हैं। लेकिन आर्किमिडीज वो थे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये सवाल पूछा कि क्यों तैरते हैं। बस वहीं से शुरू हुआ। तो यही पाइथागोरस से शुरू हुआ कि 90 डिग्री लेने पर क्या होगा, और उन्हें क्या का जवाब मिला। और फिर इस क्या ने आगे जाके और अध्ययन जब हुआ तो एक बेहिसाब चीजें निकल के आई। बस यही जो है ये वो मोटिवेशन था कि भैया एक छोटे से 90 ने गणित को कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसी मोटिवेशन को लेके हम ग्रुप के पास गए। हमने सोचा कि भैया एक समुच्चय ले, ध्यान से सुनिए, हमने सोचा एक समुच्चय ले, एक संक्रिया ले, समुच्चय नॉन एम्प्टी ले, समुच्चय जो है वो नॉन एम्प्टी ले, संक्रिया बाइनरी ले, एसोसिएटिव ऑपरेशन ले, आइडेंटिटी एलिमेंट ले, हर किसी का पास इनवर्स एलिमेंट हो। ये कुछ बातें हम लेके चले, ये बातें लेके चले, जैसे त्रिभुज लेके चले, 90 डिग्री लेके चले, दो चीजें तो हम लेके चले अपने साथ। जैसे सामान पैक करके जाते हैं, घूमने जाते तो पानी की बोतल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं ना, बैग वैग में और भी सामान भर के ले जाते हैं जो जरूरी होता है। वैसे हमने कहा कि भैया ये तो अपने घर से ही लेके चलो, एक समुच्चय लेके चलो जो कोई नॉन एम्प्टी हो, मतलब खाली ना हो, एक संक्रिया हो जो कि बाइनरी हो, एसोसिएटिव हो, है ना, ये सारी चीजें उसके पास हो, आइडेंटिटी हो, इनवर्स एलिमेंट हो, ये सब चीजें उसके पास हो। ये हम लेके चले अपने घर से, और ये लेके चले और देखें कि इनकी वजह से और क्या क्या हो सकता है। जैसे ये 90 डिग्री की वजह से ये हुआ, अगर ये 90 की जगह 90 में इतना सा भी कम हो जाता तो ये नहीं होता, 90 भी ये हुआ। तो सेम जब आप ये लेके चलते हैं तब भी बाढ़ आनी शुरू हुई। जब ग्रुप में ये बातें लेके चले, ये लेके चले, तो पता चला कि जब ये बातें सत्य होती है तो हजारों और सत्य बाहर निकल के आते। इतने से सत्य से, जैसे एक 90 डिग्री से लाखों लाखों बातें निकल के आई बाहर, लाखों कम बोल रहा हूं, करोड़ों है, इस 90 डिग्री से करोड़ों चीजें निकल के आई। तो ऐसे ही इतनी से ग्रुप से, इतनी शर्तों से हजारों 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 चीजें बाहर निकल के आई, जिसका नाम पड़ गया ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में हमने क्या किया, बस इसी का अध्ययन किया कि इससे जो आउटकम आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, उन सब का अध्ययन किया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या अध्ययन किया, ट्रिग्नोमेट्री में हमने समकोण त्रिभुज को अध्ययन किया। ट्रिग्नोमेट्री किस बात की, ट्रिग्नोमेट्री इसी बात की ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री में आप 90 वाले ट्रायंगल जो होते हैं उसका अध्ययन करते हैं कि भाई 90 वाले ट्रायंगल के पास क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या एबिलिटी है, वो क्या क्या और दिखा सकता है, और क्या बंद हो गया। एक बात और बताइए, क्या खत्म हो गई ट्रिग्नोमेट्री? आप कहेंगे ना सर खत्म नहीं हुई, अभी तो और भी चल रही है, और भी लोग लगे पड़े हैं, और भी नित्य नए परिणाम निकल के आते हैं, आ रहे हैं ना। सोचिए 90 डिग्री कितना कमाल कर गया। तो सोचिए ग्रुप क्या कम कमाल करने वाला है, ये कम चीज है, ये भी खतरनाक है। आपने किताब तो पढ़ चुकी है, आप पीजी में आते हैं, एक दो किताबें और पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और किताबें तैयार पढ़िए। तो यही ग्रुप ने कमाल किया। कुछ चीजें हम लेके चले, जब अध्ययन करना शुरू किया तो इसमें से कमाल कमाल की चीजें। अब लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 90 की जगह अगर 89 डिग्री का लेते तो कमाल कुछ और होते। अगर आप 90 की जगह 89 लेते तो कमाल कुछ और होते, लेकिन इतने बड़े कमाल होते। 90 डिग्री के अलग कमाल है, 89 डिग्री के अलग कमाल है, 88 डिग्री के अपने कमाल है, ठीक है ना, 87 डिग्री के अपने कमाल है, सबके अपने अपने कमाल है। अब आप कहेंगे सर 88 डिग्री वाले कमाल क्यों नहीं पढ़े? 87 डिग्री में भैया हमें उम्मीद नहीं लगी। 87 डिग्री को पढ़ लें, और मैं क्यों पढ़ लूं, कोई और भी पढ़ लेगा, कोई और भी पढ़ लेगा, लेकिन कुछ दिखा नहीं ना, दिखा नहीं। अब आप क्रिकेट देखते हैं, आप फुटबॉल देखते हैं, रोनाल्डो को देखते हैं, रोनाल्डो मैच आता है, आप देखते रोनाल्डो को देखते हैं, यार कुछ दिखाएगा बंदा, कोई जादूगर है, फुटबॉल का जादूगर है, मेसी फुटबॉल का जादूगर है, कुछ दिखाएगा। आप बाकी प्लेयर से क्यों उम्मीद नहीं करते? प्लेयर वो भी तो फुटबॉल खेलते हैं, बाकी लोगों पे क्यों नहीं बात करते आप? रोनाल्डो और मेसी की बातें क्यों कर रहे हैं? और भी तो है। तो बोले सर उनमें इतना कैलिबर नहीं दिखता, बाकी लोग अच्छे हैं हो सकते हैं सर, लेकिन रोनाल्डो और मेसी में जो कैलिबर है वो कैलिबर नहीं दिखता, विराट कोहली में वो कैलिबर है वो और में नहीं दिख रहा, इसलिए आप उनके फैन है ना। तो सेम वही है, 90 डिग्री के पास जो कैलिबर है वो जबरदस्त है। ऐसा नहीं कि 88, 87 के पास कैलिबर नहीं है उनके पास भी कैलिबर, उनके पास भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है जो 90 को मिला है। वैसे ही ग्रुप में भी अगर कुछ चीजें कम ज्यादा करें तो और कुछ कमाल की चीजें बन सकती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन ने जो कमाल किया, किसने? नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट, इन 5 चीजों ने जो कमाल किया
हमें नहीं लगता कि कोई और कॉम्बिनेशन ये कमाल कर सकता था, इसलिए हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ गए और ये बन गई आगे जाके ग्रुप थ्योरी, और जिसको आज हम अध्ययन कर रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे हमारे आम जीवन से, रियल लाइफ से कनेक्ट होता जा रहा है। शुरुआत में इसका नाम था, ध्यान से सुनिए, शुरुआत में इसको कहा गया था अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहा गया था इसको, मैथमेटिक्स को आज भी इसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त बीजगणित, वो जिसका मूर्त रूप नहीं है, जिसको जमीन पे नहीं देखा जा सकता। बस आप पढ़ रहे हैं क्योंकि मैथ्स की ब्रांच है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, सीखने में मजा आ रहा है, आप सीखे जा रहे हैं, कुछ रियल टाइम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और बाद में पता चला भैया रियल टाइम कैसा नहीं है, ये चीज तो जो है ये सीधी जीवन से जाके कनेक्ट होती है, सीधी कनेक्ट होती है। रिलेटिविटी को पढ़िए, रिलेटिविटी को जब आप पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को आप पढ़ते हैं जो कि जीवन का वास्तविक रूप है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है लाई ग्रुप का, जो सीधे तौर पे वहां जुड़ा हुआ है। आप रिलेटिविटी को पढ़ लीजिए, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ लीजिए, वहां लाई ग्रुप आता है। लाई ग्रुप जो है वो उसका इंजन है, क्वांटम मैकेनिक्स का लाई ग्रुप है वो इंजन है। आप तो कह रहे थे कि यार ये तो अब्स्ट्रैक्ट है, इसका तो कोई जीवन में कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो भयंकर है। जो इंजन है, इंजन का लेना देना नहीं होगा तो किसका लेना देना होगा? सोचिए, गाड़ी का इंजन का अगर कोई लेना देना नहीं है रियल लाइफ से, तो फिर किसका लेना देना होगा? तो यही है, वो अब्स्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था। अब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं बचता मैथ्स में, जब आप पढ़ते हैं तो शुरुआत में वो अब्स्ट्रैक्ट होता है, धीरे धीरे वो जाके जीवन से जुड़ जाता है। तो ये था हमारा मोटिवेशन ग्रुप का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको बड़े ही प्यार से अच्छे से समझ में आया। तो टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर चीज़ आपको मैं समझा के चलूंगा, मोटिवेशन दे के चलूंगा, ताकि जो आप पढ़ें वो आप भरपूर पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।